गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हालचाल, कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, कैसा चल रहा है? फाइनली थर्मोडायनेमिक्स एक अच्छा चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म है। आज कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आज का थर्मोडायनेमिक्स आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। हो जाएगा सर? क्या लगता है अपने को? हाँ, चलो भैया, सारे लोग अच्छे क्वेश्चंस। हाँ, अच्छा, एक ना बार बार एक वो आ रही थी अपने को कि सर, हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है बार बार कि सर हम लोग टेस्ट किसका लगाएं, टेस्ट किसका लगाएं। तो जो लोग टेस्ट वाले लोग हैं कि टेस्ट सीरीज कब से फॉलो करें, किस तरह से फॉलो करें। देखो, मुझे नहीं पता बाहर कौन क्या करना चाहता है। बहुत सारे लोग फोमो क्रिएट कर देते हैं। कुछ दोस्त होंगे जो ऑफलाइन जा रहे होंगे, वो अपना फोमो क्रिएट कर देंगे कि अरे भाई ऑफलाइन ऑनलाइन। मुझे लगता है कि जहां पर आप दे रहे हो ना यकीन 2.0, अब अगर आप इस बैच को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। एक मिनट। ठीक है, चलो। 60 पैसे देने हैं हमारे सर को, पैसा चलता नहीं है भाई, हमारे सर को बोल देना। हाँ, 60 रुपये यार, ठीक है, अगले साल बीएमडब्ल्यू लेंगे ना तो उसके बाद 60 रुपये तुम दे देना यार, याद रखना। चलो, मैं बात कर रहा था। हाँ, जो लोग भी टेस्ट सीरीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, देखो टेस्ट हमें देना है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है। लेकिन जो लोग भाई कुछ अलग टेस्ट सीरीज ट्राई करना चाहते हैं, भाई देखो मैं तुम्हें एक सीरियस बात बता दूं। अगर अपने बैच के टेस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो बैच के टेस्ट को फॉलो करो। भैया अलग वाली टेस्ट सीरीज में दिक्कत क्या होती है, या पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज फॉलो करो। रीजन क्या है कि भैया जो पढ़ोगे वही उधर भी पूछा जाएगा, जो यहां पढ़ोगे वही उधर भी पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपने अलग वाली उठा ली भाई साहब, हाँ, उसके बाद जो होता है उनका सिलेबस सिलेबस पता चला अलग अलग होगा, और फिर तुम अंदर ही अंदर परेशान, सर इसका सिलेबस कहां से करूं, इसका सिलेबस कहां से करूं, सर जिंदगी ऐसी बर्बाद है, बाद में और ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा जो लोग भी, क्योंकि मैं किससे भी कन्वर्सेशन कर रहा था तो बोला सर इस कोचिंग का सिलेबस ऐसा दिखा रहा है, तो मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं। ऐसे लोगों को भाई देखो, एक ट्रैप है। हम सब लोग देखो, ऐसा नहीं कि ऑब्वियस है हर एक का अलग अलग, आप पार्टिसिपेट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट तब करो आप जब तक आपका सिलेबस कुछ ना कुछ अपना 50-70% सिलेबस निपट नहीं जाता। तब तक आप अपने पास ना सिंपल सा जो आपका बैच का सिलेबस है, जो बैच का टेस्ट है, उसको फॉलो करो, उसकी टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो। क्योंकि भैया ये आपके बैच के अकॉर्डिंगली चलेगा। नहीं तो भैया किसी और का फॉलो करोगे, वहां पर बस सिलेबस को लेके बहुत लफड़ा है, फिर तुम खुद परेशान हो जाओगे। पढ़ने आए थे, पता चला इधर से कूद के उधर जा रहे हो, उधर से कूद के इधर आ रहे हो। कूद कूद के पढ़ोगे, पता चला कहीं के नहीं रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बेटर है कि आप 50-60-70% सिलेबस कंप्लीट होने दो अकॉर्डिंग टू योर बैच। उसके बाद आप दुनिया की किसी भी टेस्ट सिलेबस को ले लो, कोई भी टेंशन नहीं आएगी। बट सिलेबस पहले कंप्लीट करना जरूरी है, सिलेबस कंप्लीट करो, फिर किसी का भी टेस्ट सीरीज ले लो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी नहीं, अभी जो लोग चाहते हैं वो लोग मत करना ऐसा काम। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी तुम्हारी श्रद्धा भावना, जितना तुम्हारा फाइनेंस तुम्हें जुगाड़ देता है। मैं तो भाई आज के जनरेशन में, अगर मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग तो पढ़ते एक कोचिंग में थे, लेकिन टेस्ट दो चार कोचिंग का जुगाड़ते थे। उस टाइम फोटो कॉपी की दुकानों पे मिल जाता था, कोटा में फोटो स्टेट की शॉप से मिल जाता है। आज के टाइम पे टेलीग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां सबके मिल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारी होता तो मैं किसी को क्यों पैसे देता। ठीक है, मेरे पास टेस्ट मतलब ऐसा होता, मैं बहुत ज्यादा अच्छी फाइनेंशियल फैमिली से नहीं आता था, तो मैं नहीं लगता कि मैं इस टाइम पे अगर मैं पढ़ रहा होता तो मैं पैसे देता किसी को भी। हाँ, सबके टेस्ट सीरीज आ जाती हैं, चुपचाप उठा लो। टेलीग्राम पे सबकी आती है, प्रिंट आउट निकालो, खुद को पढ़ना है यार, खुद को कंट्रोल करो। हाँ, घर पे टेस्ट दो, मम्मी को दे दो चेक करने के लिए, पापा को दे दो, भाई को दे दो, चेक करके बता देगा, दो चार कमेंट वो कर देगा, दो चार कमेंट खुद कर लेना। ठीक है। हाँ, और क्या यार, मैं तो भाई आजकल सबके आ जाते हैं यार, अब ठीक है ना। हाँ, सबके आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो टेलीग्राम पे लेक्चर देखते हैं यार। ठीक है, टेलीग्राम पे लेक्चर देखते, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बस ठीक है जहां से भी हो पाए टेस्ट सीरीज। दूसरा एक और था यार, एक तो ये जो जिंदगी वाले लोग हैं ना बेटा, कि सर थर्मोडायनेमिक्स से चालू किया था, यहां भी बैकलॉग बना लिया।
इसका करता कौन है, ये बैकलॉग करता कौन है, इसका ये कौन करता है, तुम ही करते हो ना। हम लोग तो टीचर होके आते ही ना, रोज दिन आते हैं। तो बैकलॉग अगर तुम ही कर रहे हो तो तुम ही खत्म करोगे। अब तुम चाहते क्या हो कि अप्रूवल, मैं जो बच्चों से बोलना चाह रहा हूं कि बेटा तुम चाहते हो अप्रूवल की, सर आप बोल दो वन शॉट से देख लो। बेटा अभी 10 महीने एग्जाम तो बाकी हैं, अगर वन शॉट से ही देखना है तो फिर तो आप पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस 1 महीने में खत्म कर लेना वन शॉट देख के। ये जो क्लास में होता है ना वो वन शॉट में नहीं होता, इस बात को जान जाओ। वन शॉट उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जनवरी फरवरी दिसंबर के बाद, कि जब आप रिवीजन के पर्पस से यूज कर रहे हो। वन शॉट उस टाइम बहुत फायदेमंद होता है। आप बैकलॉग कर लो, सर बैकलॉग हम ही करेंगे और खत्म कौन करेगा, सर बता दो बैकलॉग कैसे। बैकलॉग बेटा अगर वन शॉट से खत्म होना है तो बेटा मैं तो बोल रहा हूं फिर तो क्यों इस बैच में टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेटर है क्या करो, आप वन शॉट से ही चैप्टर खत्म कर लो, सारा कुछ खत्म हो ही जाएगा। बेटा जितने क्लास के क्वेश्चंस, जितने डीपीज यहां हो जाएंगे वन शॉट में नहीं हो पाएंगे, गारंटी है। अगर दिसंबर के करीब आसपास देखोगे, मैं ही अगर वन शॉट कराऊंगा नहीं करा पाऊंगा। तो प्लीज ट्राई करना, जो लोग भी बैकलॉग खत्म करने के लिए मेरे से इंस्टा पे व्हाट्सएप पे जहां से हो सकता है अप्रूवल मांग रहे, भैया मैं तुमसे यही बोलूंगा अभी टाइम है। एक बार डिसाइड कर लो कि यार मुझे बैकलॉग अपना फिनिश करना है। एक दिन में 2 वीडियो देखनी पड़ी, 4 देखनी पड़ी, जो करना पड़े करूंगा तो करूंगा। और वो बैकलॉग तुम्हें करना है, उसको वन शॉट से नहीं कर सकते भाई। हाँ वन शॉट से करने जाओगे फिर फायदा नहीं है, ठीक है। जो लोग भी इस बात का अप्रूवल लेना चाह रहे हैं कि सर बता दो, मैं एक बार क्लियरली बोल रहा हूं, बैकलॉग अगर वन शॉट से खत्म होना होता मैं लिख के देता हूं बेटा वन शॉट के लेक्चर देखना। ऐसा नहीं कंटेंट वहां कम होगा, लेकिन वो 6 घंटे के हिसाब से बेस्ट कंटेंट होगा। यहां देखो ना 13 क्लास, 13 मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करो सर, 17-18 आवर्स का जो क्लासरूम है, 19 आवर्स का जो क्लास हो रहा है, उसको 6 घंटे में जब कंप्रेस करेंगे ना, क्वेश्चन ही उड़ेगा, थ्योरी नहीं उड़ता, क्वेश्चन उड़ जाता है। तो कोशिश करिएगा, हाँ तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। चलिए आज की बात कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स की कहानियां देख रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स की अलग अलग कहानियां नहीं, वन शॉट से प्लीज मत कीजिए, अभी टाइम है। हाँ चलिए, तो डीपीपी का बैकलॉग है, डीपीपी का बैकलॉग तो मेरा भी चल रहा है यार, डीपी का बैकलॉग तो मैं भी कर सकते हैं। हाँ यकीन 3.0 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखो इसमें इसमें क्या होता है ना कि इसमें दो तरह के लोग होते हैं। जैसे मैं अब लास्ट प्रिपरेशन जब मैंने जिस एग्जाम की करी है, तो जैसे बहुत सारे लोगों को पता हो यूपीएससी की, तो उसमें जैसे मैंने किसी का वीडियो सीरीज लिया था, जैसे तुम्हें तो पेन ड्राइव में मैंने वीडियो सीरीज लिया था, और टेस्ट मेरे बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे, तो मैं जॉब के साथ उसको मेंटेन कर रहा था, मतलब टीचिंग भी कर रहा था जॉब के साथ। तो मैंने एक बार ना ऐसे सोचा, मैं तुम्हारी तरह ही कि यार बैकलॉग हो गया, बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, तो मुझे आज है 25 या 30 लेक्चर हो गए थे। मतलब जैसे यूपीएससी की तैयारी में ना एंशिएंट हिस्ट्री होता है, ये सब चीज़ होती है, तो 25-30 लेक्चर का बैकलॉग हो गया मेरा। मतलब मुझे खत्म करना था, तब जाके संडे को मैं टेस्ट देता। तो मैंने सोचा कहाँ से टाइम लेके आऊँ, जॉब छोड़ नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियस है अपनी फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, तो जॉब छोड़ नहीं सकता। मैंने अपना एक टारगेट बनाया कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री बेकार सा, मतलब बहुत बहुत बोरिंग सा टॉपिक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, शायद 9th-10th में 6th-7th में पढ़ाओ, भाई बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक है। उसके 25 लेक्चर 30 लेक्चर मैंने, मुझे याद है कि मतलब टारगेट बना लिया कि अब जो हो जाए, मतलब होता ना कि भाई मैंने ऐसे बना लिया कि ऑफिस से मतलब क्लास से आऊंगा, शाम को आऊंगा, 2 लेक्चर देखूंगा, तब जाए खाना खाऊंगा, फिर सुबह उठूंगा 2 लेक्चर देख के ही पहले वहां जाऊंगा, बाहर निकल के कोचिंग जाऊंगा। तो 2-2 लेक्चर करके बांटे, एकदम स्टिक रहा कि ना भाई पसंद आए, नींद आ जाती थी कभी कभी, लेकिन आदमी बनाता है अपना एक टाइम टेबल कि नहीं यार जॉब के साथ मुझे ये चीज करनी है, बैलेंस करने है। तो ट्राई कर, जब तक तू टारगेट नहीं बताएगा ना, ये वन शॉट से, मैं सोचता कि यार वन शॉट ले लेता हूं, नहीं उससे नहीं होगा। जो क्लास में होता है भैया वन शॉट में उतना नहीं होता। वन शॉट रिवीजन के लिए कि दिसंबर जनवरी में जब नींद आ रही है तो चलो आ जाओ सर, हाँ कुछ कर लेते हैं, चल। तो भैया हाँ 11 अब शुरू करें, स्टार्ट करें। तो हमारा चैप्टर अपना थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट कुछ चीजें, हमने बहुत सारी इंथैल्पीज कर ली है, कल हमने न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी करी है, कल हमने न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी की डेफिनेशन करी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने कहां पढ़ा था सर, सॉल्यूशन, रेडॉक्स एंड मोल कॉन्सेप्ट को मिला के न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये देख सर, इसको बात करें, ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक था क्या, ये हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एसिड क्या देता है H+, सर एसिड का H+, एसिड से H+ आएगा, OH- कहां से आएगा सर, OH- कहां से आएगा,
बेस से क्या बना देगा सर, H2O लिक्विड। सर ये फॉर्मेशन होता है जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर H प्लस आए, स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर H प्लस आए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमने कल पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी जो होती है सर ये कितनी होती है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या फिर -57.3 किलो जूल्स पर इक्विवेलेंट। सर एक मोल वाटर के बनने पे, एक मोल वाटर के बनने पे इतनी एनर्जी रिलीज होती थी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो। एक बात बताना भैया, अगर वीक एसिड और वीक बेस आ जाए, वीक एसिड प्लस वीक बेस आ जाए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, वीक एसिड सर वीक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आ जाए, अगर ये सारी कंडीशंस आती हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी जो होगी, न्यूट्रलाइजेशन की जो एनर्जी होगी सर उसका मॉड जो होगा वो लेस देन 13.7 किलो कैलोरी, या फिर किलो कैलोरी 13.7 किलो कैलोरी, या फिर 57.3 किलो जूल्स होगा क्या, बोल सकता हूं, पक्का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी इसको बोलते हैं कि लेस देन 13.7 57.3 किलो जूल्स। ये ध्यान रखिएगा जब भी आपसे बोला जाए न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी लेस देन दिस, ये हो जाएगा। सर इसमें क्या हो जाता है, कुछ पार्ट आयनाइजेशन में चला जाता है, आयनाइजेशन ऑफ वीक पार्ट में चला जाता है, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में चला जाता है, वाइनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में चला जाता है। तो हमने यहां तक कल क्लास में कर लिया था। आइए क्वेश्चंस करें, स्टार्ट करें, पक्का स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने कल यहां तक थ्योरी कर ली थी, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। जैसे अब ये क्वेश्चन है, चलो असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन, अबे क्या हो गया, हाँ बताओगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? एक H प्लस एक OH माइनस से कंबाइन कर रहा है, एक H प्लस एक OH माइनस से कंबाइन कर रहा है। हाँ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन हमने कर लिया है भाई, न्यू चैप्टर बेटा कल स्टार्ट हो जाएगा। आज थर्मोडायनामिक्स फिनिश होगा, कल इक्विलिब्रियम की शुरुआत की जाएगी। कल इक्विलिब्रियम बेटा, कल एक्चुअली 10 तारीख जो होता है ना बेटा, 1 तारीख से पढ़ सकते हैं, 7 तारीख से पढ़ सकते हैं और 10 तारीख से पढ़ सकते हैं। तो 10 तारीख को हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा शुभ मुहूर्त इक्विलिब्रियम का 10 तारीख से स्टार्ट होगा। थर्मोडायनामिक्स आज खत्म होगा, क्वेश्चंस होंगे, कहानी फिनिश होगी। सर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड विथ, ये सही है, ये स्टैंडर्ड ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यही बनेगा। मोनोबेसिक का मीनिंग पता है ना भाई, इसको बोलते हैं एक H प्लस देगा, एक H माइनस BOH देगा, इसको मोनो एसिडिक और मोनो बेस, ये सब देख लेना। Enthalpy of neutralization is the amount of heat liberated when 1 mole of H plus ion, H plus ion किससे, एसिड से, किससे कंबाइन हो जाए, OH माइनस से। तो इसी को क्या बोल देते हैं कि सर इसमें जो हीट रिलीज होगा इसी को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो सर ये और ये एक दोनों करेक्ट है, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट। लेकिन अब एक बात बताओ सर, यहां पर हीट लिबरेटेड, ये देखो एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलोगे, ये एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलोगे क्या? चलो बताओ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए बोलना है, ध्यान सुनना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों बोलना है भाई? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या, बता सकते हो? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है? हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई। अबे नहीं यार, किलो जूल्स पर मोल, अरे देख 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 देख, अरे भाई एक बोल रहा इक्विवेलेंट है भाई, एक H प्लस का एन फैक्टर कितना है 1, OH माइनस का एन फैक्टर कितना है 1, भाई मोल इक्विवेलेंट उसके लिए बराबर होगा। तो मोल बोल चाहे इक्विवेलेंट बोल, ये बात। ये देख, हाँ तुम वैल्यूज बोल सकते हो कि सर वैल्यू क्या होगा, वो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ऑलवेज ये वैल्यू होती है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बात कर रहा हूं कि ये क्या बोल रहा है, इसकी डेफिनेशन ये बता रहा है, इसकी ये डेफिनेशन बता रहा है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए बोल रहा हूं मैं, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए बोल रहा हूं। वैल्यू तो फैक्ट फिक्स्ड है ना, लेकिन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है डेफिनेशन वाइज, हाँ बी आएगा, ये बी आएगा बेटा, 1 मोल 1 मोल, बी इज द करेक्ट आंसर।
करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका होगा। गुड। चल, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का ये क्वेश्चन करो, इसमें मूल कॉन्सेप्ट भी है, इसमें चीजें भी हैं। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, मूल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन करके दिखाओ। सोचो कितने इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज होंगे, कितने इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज होंगे, कितने इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज होंगे, ये सोच के बताओ, फिर आंसर निकालो जल्दी। कितने इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज होंगे बता सकते हो? इक्विवेलेंट्स निकाल के देख लो, कितने मिली इक्विवेलेंट्स H प्लस के हैं, इतने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस निकाल के देख लो, वॉल्यूम ml में है तो वॉल्यूम ml में होगा। सर इसकी बात करेंगे 10 मिली इक्विवेलेंट्स हैं। सर ये 10 मिली इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, 10 मिली इक्विवेलेंट्स H प्लस के ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आर न्यूट्रलाइज, दोनों के इक्विवेलेंट सेम आ रहे हैं। इंथैल्पी कितनी हो जाएगी? सर एक इक्विवेलेंट की कितनी होती है? एक इक्विवेलेंट की कितनी होती है? एक इक्विवेलेंट की कितनी होती है? माइनस जूल्स में निकालना है, 57.3 एक इक्विवेलेंट की होती है। 10 मिली इक्विवेलेंट्स की कितनी हो जाएगी? सर 10 मिली इक्विवेलेंट्स की कितनी हो जाएगी? सर इतनी हो जाएगी। सर देख लो, -573 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल्स, कितना आ जाएगा? 0.57 आ जाएगा, माइनस में 0.57 आ जाएगा, माइनस में 0.573 किलो जूल्स आ जाएगा, 0.573। तो आंसर कितना आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये चीज कैसे डिसाइड करी बेटा? यहां पर इसीलिए बोलते हैं कि सारे टॉपिक्स अभी तो है। क्या है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हो गया ये सब? हाँ 10 मिली इक्विवेलेंट 57। ओ सर गड़बड़ा जाता है सर। हाँ मिली इक्विवेलेंट, वॉल्यूम एमएल में दिया हुआ है, वॉल्यूम अगर एमएल में दिया हुआ है तो वॉल्यूम अगर एमएल में दिया है तो मिली इक्विवेलेंट्स आएगा। ठीक है, जल्दी मिली इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा। सर गड़बड़ हो जाता है सर। हाँ सर थोड़ा सा समझिए इस बात को। चलो ये देखो, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है। अगर ये लोग आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं, अगर ये लोग आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन अगर इसी वीक एसिड को सर आपने किससे न्यूट्रलाइज कर दिया? स्ट्रॉन्ग बेस से, तो कितना आता है? इतना आता है एनर्जी। बताओगे सर इसका मतलब सर ये जो इतना आना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस से अगर ये टकराता तो इतना आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है? इतना। तो सर जो बाकी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कहां चला गया? सर वो कहां चला गया? आयनाइजेशन में चला गया। किसके आयनाइजेशन में चला गया? NH4OH के। निकाल के दिखा दो, NH4OH के निकाल के दिखा दो, NH4OH के निकाल के दिखा दो भाई। अब थर्मोकेमिस्ट्री इजी, थर्मोडायनेमिक्स में डिफिकल्ट। अभी भाई थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूलाज बहुत थे, तुझे टाइम मिल चुका है थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करने का। थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं, प्लस माइनस करना है। अब जैसे सोचना भाई, एक बात बता, अगर स्ट्रॉन्ग बेस अगर CH3COH से ये इससे टकरा रहा है, इससे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? सर इससे न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी की बात करेगा, इतना हो रहा है सर, इतना हो रहा है। अब यहां पर कॉमन सेंस लगा के अब कर ले क्वेश्चन। सर ये इससे टकरा, अब लेकिन अगर इसको वीक बेस से टकरा दिया, सर वीक बेस से टकरा दिया मैंने, वीक बेस से न्यूट्रलाइज करो, ये तो बेचारा पहले भी वीक एसिड था, बाद में भी वीक एसिड है। जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? सर ये एनर्जी कम क्यों रिलीज हो रही है? सर कम क्यों रिलीज क्यों हो रही है? सर कम रिलीज इसलिए हो रही है, कोई पूछेगा तो सर इतनी कम क्यों हो रही है, तो इसका फॉर्मूला डिफरेंस कितने का आ रहा है, जहां तक मैं देख रहा हूं +2 किलो कैलोरी का। अब नहीं तो इसको देख लो, कोई बोले तो ऐसे लिख सकते हो कि सर ये फार्मूला, हाँ आना कितना चाहिए, कितना आया है, ऐसे करके निकाल दो भाई। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव। कितना आ जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सर देखो अब यहां पर
वाह क्या बात है यार। सर वीक एसिड वीक बेस, अगर कोई बंदा न्यूट्रल, अब इसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोई अलग से फॉर्मूला पूछ दे, फॉर्मूला रटना नहीं है इन सब चीजों में। खुद से सोच कि भाई ये स्ट्रॉन्ग से टकराता इतना एनर्जी रिलीज करता, इससे टकराया कम एनर्जी रिलीज हुई, कम एनर्जी कितनी रिलीज हुई, दिख रहा है डिफरेंस कितने का हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला कोई, अबे सर पता है आप एक फॉर्मूला, पता है हम किताब खोले थे ना, चाहे कहीं गए थे, पता है ये देखो मैं ऐसे लिखवा देता हूं भाई साहब, तुम मेरे नाम पे लिख देना इसको, हाँ ऐसा लगना चाहिए, कॉमन सेंस से या तो दिख जाए, नहीं तो रट लो इसको कि भैया न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी जो आया है, ऐसे लिख देता हूं माइनस न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी जो आना चाहिए, ऐसे लिख लो और लिखो मेरे नाम पे। ये सब की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये सब एग्जाम हॉल में पता चला, ये फॉर्मूला ही भूल जाओगे कि सर कितना आया था, कौन सा आना है, भैया सीधा देख लो, आया कितना इतना, आना कितना चाहिए था इतना, सर डिफरेंस क्यों कम हो रहा है, ये कम क्यों आ रहा है, बिकॉज इसका कुछ पार्ट कहां चला गया होगा, न्यूट्रलाइजेशन में। बाकी देख ले, लिखना चाहे तो ये लिख ले, ये लिखना चाहे तो लिख ले भाई, तुझे लग रहा होगा सर लिखना है तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लिखना हो तो लिख ले। अब इस तरह का फॉर्मूला लिख के भाई एग्जाम हॉल में पता चला 2 महीने 4 महीने बाद ही भूल जाएंगे कि सर किसमें माइनस करते थे, पता ही नहीं चल रहा। ये देख इतना आना चाहिए था इतना आया, डिफरेंस कितने का है निकाल ले, वही तेरा आयनेशन एंथैल्पी होगा। ये देख फटाफट निकालो, फटाफट निकालो, जल्दी जल्दी। हाँ बेटा बड़ा चैप्टर है, ऑब्वियस है, ये बात तो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि बड़ा चैप्टर है, लेकिन बड़े चैप्टर का मजा ही कुछ अलग है ना। फॉर्मूला का कोई ट्रिक नहीं है यार, उसका वही है कि एक बार 2 बार, अभी 8-9 महीने बचे हुए, शॉर्ट नोट्स बहुत सारे बच्चों ने बना लिए यार, मैं तो मतलब इंस्टा पे देखा मैंने, चाहे फेसबुक पे भी, फेसबुक कह रहा हूँ क्या नाम, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट नोट बना लिए, उसमें बहुत सारे बच्चों ने तभी प्रैक्टिस कर करके, मुझे एक बच्चे ने भेजा है जिसमें उसने एकदम एक पेज के अंदर ना ऐसे बनाया है, एकदम पूरा छोटे छोटे फॉर्मूला सीट बनाई हुई है और बहुत अच्छा बना रखा है। तो भाई कोशिश करिए आप भी वैसा करिए। अब उसका बोलोगे कि सर वो शेयर कर दो, नहीं भाई उसका अपना सोचना है, उसके लिए हो सकता है कोई चीज आसान हो, किसी के लिए हो सकता है वो चीज डिफिकल्ट हो जो उसने छोड़ रखी है, तो कोशिश करिएगा। कितना आ जाएगा सर, कितना आना आ रहा है, आ कितना रहा है इतना, आना कितना चाहिए था इतना, सर डिफरेंस देख लो। अब मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो मैं भैया फार्मूला का फॉर्मूला नहीं, मैं सीधा सीधा, कोई पूछे सर कैसे निकालेंगे, मैं ऐसे, सर मेरे एग्जाम हॉल में ना मैं ऐसे लिखूंगा भाई, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये देख लो मैं सीधा सीधा, मुझे किसी को दिखाना तो है नहीं कि बैठ के दिखा रहे हैं भाई साहब। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से इसको कम कर दो, हो गया। और नहीं तो भैया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सर हाँ पहले ऐसे लिखो, एग्जाम हॉल में ऐसे लिखो कि सर इसकी इंथैल्पी आई कितनी है -50.6, सर वीक एसिड नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आया कितना है, सर इसकी वैल्यू आई है -55.9। एग्जाम हॉल में भाई साहब ये तरीके से करना है, एग्जाम हॉल में प्लस माइनस सोचना ही नहीं है, डिफरेंस निकाल दो हो गया। और नहीं तो अगर आपको लगता हो नहीं सर मैं तो सुंदर राइटिंग में अच्छे से लिखूंगा लाल ब्लू पेन से, तो निकालो भैया ये, सर ये देखिए आना चाहिए, आया कितना है, इन सबको सब्ट्रैक्ट करो, सर ये देख रहे हैं कितना सुंदर राइटिंग में लिख रहा हूं। हाँ सर गजब मजा आ गया सर, इसको बोलते सर, यही आंसर फिर से आएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में प्लीज ट्राई करना, ये सब टाइम पास नहीं करना है, एग्जाम हॉल में इतना टाइम मिलेगा भी नहीं, देख तेरी क्लास में सब लोग विदिन सेकंड कर ले रहे, सोचना इसको थोड़ा। अब ये लिख रहा है कि गजब सर अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख लिख के कर रहे, भैया इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है, ये हो गया। इसको करिए जब आपके पास टाइम पास करना हो, अगर स्कूल का एग्जाम होता तो मैं बोलता अच्छे से लिखिएगा, यहां मत लिखिए, इन सब की जरूरत यहां है नहीं। कितना आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, पक्का हो जाएगा। अच्छा एक बात बता दीजिए, एक बात बता दो,
हाँ, स्लोली स्लोली अब तुम सारे आयनाइजेशन इंथैल्पी सब कुछ कर गए। सर आयनाइजेशन इंथैल्पी कह रहा हूँ, बॉन्ड इंथैल्पी कर गए, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी कर गए, फॉर्मेशन कर गए, कंबशन कर गए। 5 इंथैल्पीज में से 4 इंथैल्पी जो आपने कर लिए। अब याद रखिएगा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट में नॉर्मलिटी से, नॉर्मलिटी से आया, अब इसकी इंथैल्पी आ गई है। अगले चैप्टर में इक्विलिब्रियम में जब आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा तो बेटा इसी चैप्टर का, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग पीएच भी निकालेंगे। एक काम करिएगा, इसीलिए बोल रहा हूं जब एक साथ मिक्स होता है, किसी को पता अभी वही है ना, आप न्यूट्रलाइजेशन पढ़ना स्टार्ट करते नॉर्मलिटी से, पढ़ते फिर कहां थर्मोडायनेमिक्स में, फिर आप जब इक्विलिब्रियम में आएंगे तो पढ़ेंगे, और फिर जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होगी तो वहां पर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है कि जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो कंडक्टेंस कैसे फ्लक्चुएट करते हैं। तो भैया तैयार रहिएगा, बस बता रहा हूं। चलिए अब छोटे छोटे एनर्जी का ध्यान रखते, एक और इंपॉर्टेंट इंथैल्पी जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटमाइजेशन इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हाँ, इसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान सुनिएगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन इंथैल्पी क्या बोलते हैं? इट इज द इंथैल्पी चेंज। अब देखो, हाँ, इट इज द इंथैल्पी चेंज, देख रहे हो डेफिनेशन कैसे, हाँ बाय वालों की तरह लिखता हूं, इट इज द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of any substance, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, वो चाहे सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, मे बी सॉलिड और लिक्विड, मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस, कुछ भी हो, एक मोल उस सब्सटेंस का, उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस, इज converted into its gaseous constituent atoms। अगर उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक काम करिएगा, जिन लोगों ने नोट्स लिखा है, बॉन्ड एंथैल्पी जाके एक बार नोट्स पलटो। बॉन्ड एंथैल्पी और इसमें डिफरेंस क्या है समझना। बॉन्ड एंथैल्पी में प्रोडक्ट क्या बनाना था? गैसियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स। बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट क्या बना था? गैसियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी सब्सटेंस का, आप उसको किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? गैसियस एटम में। उसको क्या बोलेंगे? एटमाइजेशन। याद रखिएगा, जितनी भी रिएक्शंस होती है ना, चाहे आप इलेक्ट्रॉन गेन करने जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करने जाएं, चाहे बॉन्ड बनाने जाए, ये सब कुछ कहां होता है? गैसियस फेज में होता है। सॉलिड कभी बॉन्ड नहीं बनाता। सॉलिड को हम पहले गैसियस फेज में ले जाते हैं, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या बॉन्डिंग करेगा। याद रखिएगा, गैसियस फेज में रिएक्शन होती है। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कभी भी सॉलिड फेज में रिएक्शन नहीं होती, सॉलिड फेज में बॉन्ड नहीं बनता, गैस टू गैस बॉन्ड बन रहा होता है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो चाहे आयनिक बॉन्ड हो। ध्यान सुनना, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखना, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये देखो, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में लेके गया, सर देख लो इस रिएक्शन की इंथैल्पी को, अब एग्जाम हॉल में देखना डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को एटमाइजेशन ऑफ सोडियम सॉलिड बोल सकते हैं, सोडियम सॉलिड, या फिर इस रिएक्शन की इंथैल्पी को मैं सब्लिमेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम भी बोल सकता हूं क्या? तो सर देख लो, सर किसी को, सॉलिड को भी उसके गैसियस एटम में लेके चले गए तो सर वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? इस तरह से कहलाएगा। अच्छा ध्यान देखना, अगर मैं देख रहा हूं, ये देखो लिक्विड है, इसको मैं बोलूं तो ये क्या होगा? इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आप क्या बोलेंगे? सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आप क्या बोलेंगे? एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ X2 बोलेंगे, लिक्विड X2 बोलेंगे। अब इसको गलती से मत बोल देना कि सर इसको वेपराइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, भैया इसको वेपराइजेशन इंथैल्पी मत बोल देना। हाँ, इसको वेपराइजेशन इंथैल्पी मत बोल देना कि सर वेपराइजेशन हो रहा है। वेपराइजेशन बेटा अलग होती है, वेपराइजेशन बेटा अलग होती है। ध्यान सुनना, वेपराइजेशन अलग होती है। प्लीज बेटा देखो, सर यहां लिक्विड है, वेपराइजेशन किसको बोलेंगे? सर वेपराइजेशन किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे। सर यहां पर जो इंथैल्पी होती है,
सर ये कौन सी इंथैल्पी है? एटमाइजेशन इंथैल्पी है। ये कौन सी? वेपराइजेशन इंथैल्पी। यहां से यहां जाओगे सर, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। क्या इसको क्या हेस लॉ लगा के, क्या हेस लॉ लगा के हम सब लोग ये बात बोल सकते हैं बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ? क्या ये बात बोल पाएंगे? भैया देख रहे हैं कहां से कहां चल रहा है। एटमाइजेशन इंथैल्पी इसीलिए लास्ट पे पढ़ा रहा हूं कि देखो ये किसी के बराबर हो सकता है। कोई बोलेगा तो देख लो, हेस लॉ लगा सकते हैं। हे भैया क्या हो रहा है? देख रहे हैं इसको, इधर से इधर किसी भी सब्सटेंस को अगर आप गैसियस फॉर्म में लेके गए, गैसियस एटम के फॉर्म में लेके गए, तो उसको क्या बोलेंगे? एटमाइजेशन एंथैल्पी। ये किसके बराबर? ऑब्वियस ओवरऑल क्या हो रहा होगा? पहले ये बना होगा, फिर ये बना होगा, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस लिख दें। क्या ये मेरे नाम पे फॉर्मूला लिख सकते हो? मारेंगे ये सब चीज लिखे तो, समझे? है इसको बोले सर ये रट लिए, नहीं रटना है रे, इसको नहीं रटना है। ये सब रटोगे दिक्कत हो जाएगी, ये सब समझना है। और नहीं तो रट के बैठ गए कि सर गजब मजा आ रहा है। हाँ अब पता चला सर हर एक जगह नहीं भाई, हर एक जगह लिख, तुम लॉजिक लगाओ कि सर ये ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। पक्का सर ये कैसे? अरे भैया लिक्विड से डायरेक्ट गैस में जाते, किसी भी सब्सटेंस को, डेफिनेशन पढ़, किसी भी सब्सटेंस को गैसियस एटम में कन्वर्ट करते तो एटमाइजेशन इंथैल्पी बोला जाता है। लेकिन ये इस रिएक्शन की इंथैल्पी को एटमाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। तो लेकिन क्या इसको मैं वेपराइजेशन इंथैल्पी बोल दूं? नहीं, वेपराइजेशन में क्या होता है? यहां तक आता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, फिर गैस का बॉन्ड गैस में तोड़ देते हैं, तो इसको बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। जाके बॉन्ड इंथैल्पी का डेफिनेशन देखो, एक काम करो बॉन्ड इंथैल्पी का डेफिनेशन लिखो, जाके बॉन्ड इंथैल्पी का डेफिनेशन देखो, वहां पर क्या बोला गया है? गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट किया जाए? गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड को जब तोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी। उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी। पक्का? हाँ हो जाएगा। तो सर देखिए अब अपने पास, अच्छा एक चीज और, ये देख O2 गैस है भाई, लिख देता हूं, ये देख O2 गैस ऐसा होगा। सर इसको तोड़ दिया 2O गैस में। सर इसके केस में देख H2 गैस है, इसको तोड़ दिया 2H गैस में। इस रिएक्शन की इंथैल्पी देख, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोल सकते हो तुम? इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोल सकते हो तुम? एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ O2 गैस, या फिर इसी को तुम क्या बोल सकते हो? सर बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ O2 गैस बोल सकते हो। कोई दिक्कत? क्योंकि सर गैस से गैस में जा रहे हो, गैस से गैस में जा रहे हो, बॉन्ड इंथैल्पी बोलो चाहे एटमाइजेशन इंथैल्पी बोलो। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन क्या आएगा कि एटमाइजेशन इंथैल्पी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बॉन्ड इंथैल्पी? नहीं सर वो जरूरी नहीं है। हाँ गैस गैस में है, डाई एटॉमिक है, गैस गैस में चलेगा। ये देख ले तेरे पास कितना आ जाएगा सर, H2 गैस, ये बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ। एटमाइजेशन इंथैल्पी बेटा किसी को भी बोल सकते हैं, वो सब्लिमेशन के बराबर हो सकता है, किसी के एटमाइजेशन इंथैल्पी के बराबर हो सकता है, बॉन्ड इंथैल्पी के बराबर हो सकता है। ये देखो ना, एटमाइजेशन इंथैल्पी सब्लिमेशन इंथैल्पी के बराबर है, एटमाइजेशन इंथैल्पी वेपराइजेशन प्लस बॉन्ड के बराबर है। सर यहां बॉन्ड इंथैल्पी के बराबर है। पक्का? अब देख ले, अब यहां से अब देख रहा भाई साहब, आज लास्ट क्लास में देखो अब सारे कॉन्सेप्ट कैसे कैसे चलते हैं। CH4 गैस है, CH4 गैस है, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो तुम इसको क्या बोलोगे? इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोलोगे? याद करो कल की क्लास में कुछ बोला था, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोलेंगे? सर एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ CH4 बोल देंगे। सर एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ CH4 बोल देंगे। लेकिन क्या मैं इसको बोल सकता हूं बॉन्ड इंथैल्पी? नहीं। क्या मैं इसको बोल सकता हूं बॉन्ड इंथैल्पी? नहीं, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था इस रिएक्शन की इंथैल्पी के बारे में। कल मैंने बताया था कि सर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, सर ये आएगा इस रिएक्शन की इंथैल्पी। यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं? यहां पर मैंने क्या डिफाइन किया था? एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी डिफाइन किया था। याद कर भाई, भाई रिवाइज करके, जो पढ़ने वाले हैं बेटा तुम्हें अपना दिमाग रखना, जो स्पैमर है उनको तो छोड़ ही दो, तो कुछ भी कर लोगे, अब अप्लाई करना है। कल का कॉन्सेप्ट ही कल बताया था शायद, कल का ही कॉन्सेप्ट ये सब है ना। अब यहां पर कोई बोले कि सर ये एटमाइजेशन, नहीं सर यहां पर ये एटमाइजेशन इंथैल्पी जो होगी वो किसके बराबर होगी? इस रिएक्शन की इंथैल्पी के बराबर होगी। अब एग्जाम हॉल में क्या करता है? यही सब छोटा छोटा वर्ड पूछना शुरू कर देता है कि सर ये दिया हुआ है, बताओ एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ दिस बताओ। सर वो किसके बराबर होगा? सर इसको हम लोग क्या बोल देंगे?
एटमाइजेशन एंथैल्पी अपॉन 4 लिख सकते, CH4 की एटमाइजेशन एंथैल्पी अपॉन 4 लिख सकते। अब देख ले भाई सर, यही सब एटमाइजेशन एंथैल्पी का ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। अब ये होता है भाई साहब, हाँ सर ये देख, अब जो जो पढ़ के आ रहे, सॉलिड से किसी को भी गैसियस फेज में कन्वर्ट करना इज नोन एज, सर किसी को भी गैसियस फेज में, देखना कार्बन ग्रेफाइट है, अब तुमसे कोई बोले सर कार्बन ग्रेफाइट से तुम एक काम करो, कार्बन सर गैस में लेके जाओ, तो तुम इसको क्या बोल सकते हो सर, इसको सब्लिमेशन एंथैल्पी बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो, सब्लिमेशन के अलावा क्या बोल सकते हो, एटमाइजेशन बोल सकते हो। क्यों कार्बन गैस में क्यों ले जाना, क्योंकि बॉन्ड भैया तभी बनाएगा, अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन तब कराओगे जब वो गैसियस फेज में होगा, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर थोड़ा बहुत तो 9th 11th की थोड़ी बहुत यादें तो होंगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर कार्बन को इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो कार्बन प्लस गैसियस फेज में ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हो गैसियस फेज में, और कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सब कुछ पता चल रहा है, ये सब पता चल रहा है। पता चला ग्रेफाइट से मत इलेक्ट्रॉन, कुछ तो इतने बड़े सुरमा आ जाएंगे ना, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रॉन लूज करा देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करा देंगे, नहीं, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करना है, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं करना है। कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करेगा जब तक आप उसको किस में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बन गैसियस फेज में नहीं कन्वर्ट कर रहे। कार्बन गैसियस फेज में रिएक्टिव होगा, वही सब कुछ करता है। पक्का हो जाएगा, श्योर हो तो देख लो। अब छोटे छोटे एंथैल्पीज, आज बस छोटी छोटी बातें करनी है कि सर मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। एटमाइजेशन का मतलब बिना एटम्स में कन्वर्ट किए आप नहीं रिएक्शन करा सकते। पक्का, चलो ये देख, अब आते हैं, देखो अब जो एंथैल्पीज मेरे काम की 4 एंथैल्पी 5 एंथैल्पीज थी मैंने पढ़ा दी हैं। अब जो इसके बाद जितनी भी एंथैल्पीज पढ़ा रहा हूं उसमें कुछ लिमिटेशन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की आएगी, तो मैं यहां बता देता हूं। ऑब्वियसली जब आप एग्जाम दोगे तो उस टाइम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कुछ फिनिश हो चुका होगा, तो जब आप वहां पर चीजें करोगे तो उस टाइम एक बार पलट लेना। जैसे अब जो एंथैल्पी बताने वाला हूं वो भैया इनऑर्गेनिक की एंथैल्पी है, वो एक इनऑर्गेनिक की एंथैल्पी है, ध्यान सुनिएगा, लैटिस एंथैल्पी। ये इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस आते हैं, हाँ इसके क्वेश्चंस आते हैं, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर ये बताया जाता है। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, तो इसको हम एक टाइप से इनडायरेक्ट में ये बोलते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी फॉर गैस आयनिक कंपाउंड्स। लैटिस एंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, इसी को हम लोग बोल देते हैं बॉन्ड एंथैल्पी फॉर गैस आयनिक सॉलिड, बॉन्ड एंथैल्पी फॉर आयनिक सॉलिड। इसका लैटिस एंथैल्पी को ही क्या बोल देते हैं, आयनिक सॉलिड की तरह। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, तोड़ने की एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी, बेटा सुन लो, आज डेफिनेशन वाली सारी की सारी थ्योरी, अब कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, लेकिन जब इनऑर्गेनिक में आएगी तो वहां पर ये फिजिकल, जबकि एग्जाम दोगे तो दोनों चीजें साथ में आएंगी। तो भैया ध्यान सुनना, लैटिस एंथैल्पी किसको बोलते हैं, जब एक मोल आयनिक कंपाउंड का डिसोसिएट कर जाए किसमें, आयंस इन गैसियस फेज। लैटिस एंथैल्पी ध्यान सुनिएगा, सर NaCl है, NaCl सॉलिड से अगर वो किसमें टूट जाए, आयन सॉलिड से होते, आयनिक सॉलिड उनको बेटा लैटिस बोलते हैं। सर वो किसमें टूट जाएं, गैसियस फेज में, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे सर, लैटिस एंथैल्पी। चलो बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो सर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, क्योंकि तोड़ना मतलब एनर्जी देना। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। एग्जाम हॉल में ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में ध्यान रखिएगा, हाँ ये लिखना है भाई, छोटे छोटे डेफिनेशन है। इंथैल्पी क्या है, आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन होती है, ये बॉन्ड इंथैल्पी है किसके लिए सर, आयनिक सॉलिड्स के लिए। सर याद रखिएगा जब भी तोड़ेंगे, जैसे मान लो MgCl2 है, ये देखो MgCl2 सॉलिड है, ये कन्वर्ट होगा तो Mg+2 टूटेगा गैसियस फेज में और 2Cl- गैसियस फेज में। सर ये ऐसे टूट जाएगा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या बोल देंगे सर, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग लैटिस एंथैल्पी बोल देंगे, लैटिस एंथैल्पी ऑफ MgCl2। यहां पर NaCl, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। पक्का बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उल्टा दिया हो तो, अगर मान लो ऐसा दिया है तो अगर लैटिस बना रहे हो, अगर बॉन्ड तुम बना रहे हो सर, अगर तुम बॉन्ड बनाओगे तो याद रखना एग्जाम हॉल में
इस रिएक्शन की भी इंथैल्पी को हम लोग लैटिस ही बोलते हैं, लेकिन क्योंकि लैटिस बन रहा है, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ध्यान रखना भाई साहब, जो लोग भी हाँ बेटा कल से गैसियस, हाँ कल से इक्विलिब्रियम चालू हो जाएगा बेटा, आराम से कल से इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। आज बेटा छोड़ दो बस मुझे, क्योंकि भैया ऑब्वियस से पूरा चैप्टर सबका खत्म करना है, तो ऑब्वियस सारी चीजें कंबाइन होंगी, कुछ इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ी बहुत चीजें। इसको जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, लैटिस इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आता है बॉर्न-हैबर साइकिल। लैटिस इंथैल्पी जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो बॉर्न-हैबर साइकिल। एग्जाम हॉल में देख लेना भैया, वो जानबूझ के लैटिस इंथैल्पी हमेशा निगेटिव देगा, ताकि आप इसमें निगेटिव वैल्यू पुट कर दो। याद रखना, बॉन्ड तोड़ रहे हो, अगर तुमने तोड़ा है, बॉन्ड तोड़ा है, तो लैटिस इंथैल्पी पॉजिटिव होगी। वो एग्जाम हॉल में जानबूझ के निगेटिव लैटिस इंथैल्पी देता है, उसको पता है कि तुम ये गलती करोगे। लैटिस इंथैल्पी जो होती है ना, लैटिस इंथैल्पी बेटा अगर निगेटिव आ रही है, मतलब जो बॉन्ड बनने की इंथैल्पी है, लैटिस बनने की इंथैल्पी है। एक्सोथर्मिक तभी आएगा जब बॉन्ड बन रहे होंगे, और जब बॉन्ड तोड़ोगे तो लैटिस इंथैल्पी पॉजिटिव आएगा। पक्का? हाँ, अब देखो लैटिस इंथैल्पी किसको बोलते हैं, आयनिक सॉलिड्स जब बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, आयंस जब कंबाइन होते हैं, आयंस जब कंबाइन होंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। सॉलिड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं, लैटिस। लैटिस ऑब्वियस उनका फिक्स शेप होगा, उसको लैटिस बोलते हैं। तो इस बनने को क्या बोलेंगे, लैटिस इंथैल्पी। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा तो निगेटिव होगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्वियस रिएक्शन रिवर्स कर रहे हो तो यही चीजें करेंगे। पक्का? ये देखना, अब ध्यान सुनना, अब यहां पर सुनना अपने पास क्या होगा। लैटिस इंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है बॉर्न-हैबर साइकिल से। बॉर्न-हैबर साइकिल से, ये बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है, और इसको हर एक जगह लगा सकते हैं। टू कैलकुलेट लैटिस इंथैल्पी ऑफ, टू कैलकुलेट लैटिस इंथैल्पी ऑफ, टू कैलकुलेट लैटिस इंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, इसको यूज करते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। तो देखो सीधी सी बात है, तुम्हें लगता होगा कि सर सोडियम है, हाफ Cl2 है, सर ये रिएक्ट करेगा, हाफ Cl2 है, देखो NaCl सॉलिड बन जाएगा। सर ये देखना एक बार, सर ये रिएक्ट करेगा, सर सोडियम सॉलिड में क्लोरीन ले लेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी। यही लग रहा है ना कि सर ऐसे सोडियम और क्लोरीन बनेगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन इंथैल्पी बोल सकते हैं, NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन इंथैल्पी बोल सकते हैं। लेकिन सुनना ध्यान से भैया, सर NaCl बोल सकते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है, रिएक्शन ऐसी हो जाती होगी क्या, ऐसे ही हो जाएगी क्या? सर रिएक्शन ऐसे नहीं होती कि ऐसे डाला अपने आप रिएक्ट कर गया। सोडियम को हम पहले क्या करेंगे, सोडियम को देखना एक बार ध्यान से, बॉर्न-हैबर साइकिल किसको बोलते हैं, मेटल है, मेटल को पहले ऑब्वियस है गैस में लेके जाना है। सर मेटल गैस में लेके जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एंथैल्पी या एटमाइजेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन बोल दो या फिर इसको एटमाइजेशन एंथैल्पी बोल दो। मेटल ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम प्लस बनाएगा गैसियस फेज में, तो इसको हम लोग कौन सा इंथैल्पी बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी। इनऑर्गेनिक में आयनाइजेशन इंथैल्पी बोला जाता है गैसियस फेज में। सोडियम प्लस क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन क्या बनेगा, सर क्लोरीन ये देखना, सर Cl2 से 2Cl बनेगा, तो सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आप क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आप क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ Cl2 बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ Cl2 बोलेंगे। सर रिएक्शन को आधा कर दिया तो कितने लोगों को दिख रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का हाफ कर दूंगा। रिएक्शन में क्लोरीन आधा हुआ तो सर ये हो गया, गैसियस फेज में है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको हम लोग कौन सा गेन इंथैल्पी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल देते हैं। अब जाके सोडियम प्लस और क्लोरीन ये जाके क्या बनाएंगे, ये जाके NaCl बनाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, लैटिस एंथैल्पी। ये क्या कहलाएगा, लैटिस एंथैल्पी। ये कैसा लैटिस एंथैल्पी आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दोनों बॉन्ड बना रहे तब जाके ये बनेगा। बॉर्न-हैबर साइकिल कुछ नहीं करता, बॉर्न-हैबर साइकिल भैया मैथमेटिकली क्या करेगा, इन सबका सम देख लो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ NaCl, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ NaCl इज नथिंग सब्लिमेशन इंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी
प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका, क्लोरीन, प्लस लैटिस इंथैल्पी को सम कर दो, लैटिस इंथैल्पी को सम कर दो, लैटिस इंथैल्पी को सम कर दो, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, देख ले, ये इसको बोलते हैं सर बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल अगर आप देखें तो बॉर्न हैबर साइकिल ऐसा बनेगा, बॉर्न हैबर साइकिल ऐसा बनेगा। NaCl सॉलिड में बनेगा, ऑब्वियस है, आयनिक कंपाउंड बॉन्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, वो हमेशा सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी, सब्लिमेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये सब कुछ। अब आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बेटा आपको इनऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, अभी के लिए बस आप लिख लो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है, अभी के लिए बस लिख लो। हो जाएगा। अब ये सारा इंथैल्पी जोड़ दो ना, बॉर्न हैबर साइकिल में क्या लगाया भैया, हेस लॉ याद है, अरे भाई अप्लाइंग हेस लॉ, अप्लाइंग हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता था सर, हेस लॉ क्या कहता था कि भैया जिस रास्ते से जा रहे हो उन सबकी इंथैल्पीज को ऐड कर दो, ये इंथैल्पी, ये इंथैल्पी, इस रास्ते से ऐसे जा रहे हो सर, ये रास्ते का जो एनर्जी होगा वो किसके बराबर की एनर्जी होगी, हेस लॉ यही तो बोलता था सर, इधर की एनर्जी और इस रास्ते की एनर्जी सब जोड़ दो तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो इसके बराबर कर दो। तो इसी को बॉर्न हैबर साइकिल बोलते हैं कि ये बॉर्न हैबर साइकिल था, इससे हम लैटिस एनर्जी निकालते। अब लैटिस एनर्जी बेटा इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे ना, तो लैटिस एनर्जी इनऑर्गेनिक में जब पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक में, तो वहां पर ये बताया जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये सब चीजें वहां। हाँ, जब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ये लिख भी देता हूं भाई, इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, हाँ ये सब चीजें वहां होंगी, वहां फिर से बॉर्न हैबर साइकिल आएगा। तो वहां पर याद रखिएगा कि भैया ये सारी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। लैटिस एनर्जी पॉजिटिव कब, जब बॉन्ड तोड़ते हैं, लैटिस एनर्जी नेगेटिव जब बॉन्ड बनाते हैं। जब बॉन्ड बनेगा तो सेम बंदा नेगेटिव, सेम बंदा पॉजिटिव। यहां डेफिनेशन का क्वेश्चन है, बस ये डेफिनेशन का क्वेश्चन है, बाकी आपको इनऑर्गेनिक जब आएगी तो वहां पर आपको अच्छे से मिल जाएगा पक्का लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, हाँ चैट में कुछ ज्यादा ही आज अजीब से लोग हैं भाई, पढ़ने वाले लोग देख लेना भाई। हाँ ये सारी चीजें ये इनऑर्गेनिक में आता है भाई, लैटिस एनर्जी, साइज के, चार्ज के, ये सब चीजें क्या होती हैं वो छोड़ दो। ठीक है, बॉर्न हैबर साइकिल हमें लैटिस एंथैल्पी से मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी आपको क्वेश्चन में, कर लीजिए। सेम चीज लैटिस एंथैल्पी, हाँ लैटिस एंथैल्पी, जो चीज लैटिस एंथैल्पी सेम इनऑर्गेनिक का, मैं फिजिकल का बता चुका हूं बेटा, ये जो भी बता रहा हूं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की चीजें बताऊंगा अभी, जितना ही बताऊंगा। ध्यान सुना, हाइड्रेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, ध्यान सुना, हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये देखो सर, हाइड्रेशन एंथैल्पी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर आयंस के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो आयंस के लिए क्या बोला जाता है कि कोई भी गैसियस आयन, आयनिक कंपाउंड, गैसियस आयन बोले, गैसियस आयन की बात करें सर, गैसियस आयन के लिए बात की जाए, फॉर आयंस, आयंस के लिए बात की जाए तो ये डेफिनेशन होती है कि जब आयन हो, देखो ये सोडियम प्लस है, गैसियस फेज में है, अगर खूब सारा पानी डाल दो तो सोडियम प्लस क्या बन जाएगा, एक्वस, पानी में जाके क्या बना लेगा, एक्वस। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे सर, हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस बोल देंगे, सोडियम प्लस बोल देंगे। खुद से सोच के देखो, सोडियम प्लस पानी के अंदर क्या कर रहा है, पानी के अंदर क्या कर रहा है, पानी के अंदर जाके क्या कर रहा है, पानी के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियस है ये इंथैल्पी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। जब भी बॉन्ड बनता है निगेटिव इंथैल्पी होगी। सर सोडियम प्लस क्या कर रहा है, पानी के साथ जाके वहां पर क्या बना रहा है, सोडियम प्लस जाके उसमें पानी के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। जैसे सोडियम प्लस है, मान लो ये पॉजिटिव है, तो सर पानी का क्या अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा। देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा, ये देख रहे हो, ऑक्सीजन वाटर के ऐसे मॉलिक्यूल्स इससे चिपकते चले जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स से चिपकते चले जाएंगे, ऐसे बनता चला जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स से चिपकते चले जाएंगे। सर ऐसे बना दो। सर हाइड्रेशन का मतलब यही होता है, हाइड्रेशन का मतलब यही होता है कि आप ऐसे ऐसे जोड़ दो। ये देख लो, सोडियम प्लस क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, तो उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी। बॉन्ड बन रहा है इसीलिए, बॉन्ड बनेगा इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको कि सर पानी में डाल दो, सर आयंस जो होंगे वो एक्वस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर ये Cl माइनस जिसका भी बोला जाए, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑब्वियस है, निगेटिव है तो निगेटिव वाला भी अपने साथ
ये भी क्या बनाएगा, Cl माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा सर, वाटर के H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, वाटर के H प्लस को अट्रैक्ट करेगा सर, वाटर के H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो याद रखिएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको बोला जाता है, ये छोटी छोटे टर्म्स हैं, इन सबको ध्यान रखिए। हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको बोलते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी आयंस के केस में किसको बोला जाता है, कोई भी आयन है अगर गैसियस फेज से किस में चला जाए, एक्वस फेज में, तो ऑब्वियसली इसमें एनर्जी रिलीज करता है, बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है बेटा, अभी फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्स में चलता है, साइज के इनवर्स में। जितना छोटा साइज ऑफ एटम होगा पानी में जाके उतना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करता है, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। देख लो, हो जाएगा। तो बस यही है सर, ये देख ले, आयंस के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी सर, हाइड्रेशन एंथैल्पी आयंस के केस में हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि सर ये आयंस ऑब्वियस है वाटर के साथ बॉन्ड बनाएंगे, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमेशा एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ऐसे ऑलवेज एक्सोथर्मिक। आयंस के केस में ऐसा होता है। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन करने को खूब मिलेगा कि भैया पानी में जाते सडनली जो सबसे छोटा होगा उसका साइज बढ़ जाता है, उसका साइज सीधा सीधा बढ़ जाता है। हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहां क्वेश्चन में आएगा। हम इनऑर्गेनिक की चीज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने डिवाइड कर रखा है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ना। इस एग्जाम हॉल में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक डिवाइडेड नहीं है, तो वहां पर सब कुछ कंबाइंड मिलता है। तो इसीलिए वहां पर ये क्वेश्चन पूछने से पहले ये नहीं पूछेगा कि फिजिकल का पूछ रहा हूं कि इनऑर्गेनिक का पूछ रहा हूं, वो सामने वाला सीधा सीधा आंसर पूछ लेगा, सीधा सीधा आंसर पूछ लेगा। हाइड्रेशन मतलब पानी के साथ जुड़ना, पानी के साथ अट्रैक्ट होना, पानी के साथ बॉन्ड बनाना, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, आयंस के केस में डेफिनेशन ध्यान से देखना। आयंस के केस में, आयनिक कंपाउंड के केस में देख लो आयंस ऐसा। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ध्यान सुनिएगा, फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अगर सॉलिड है, अगर सॉलिड्स हैं, तो यही हाइड्रेशन एंथैल्पी उनके लिए डेफिनेशन चेंज कर लेती है। ध्यान सुनना, यहां पर देखो ये आयंस पानी के साथ जुड़ जाएं, एक्वस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएं, तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी ये नेगेटिव होती है। लेकिन यही हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर तुम सॉलिड्स के लिए बात करोगे, चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो पहले। चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बताओ, अगर तुम्हें हाफ क्लोरीन से Cl माइनस जाना हो, हाफ क्लोरीन से Cl माइनस जाना हो, ठीक है, हाफ क्लोरीन से, हाफ Cl2 से तुम्हें Cl माइनस जाना हो, इसके अंदर का एक्वस एनर्जी ये देख लो, यहां से यहां जाना हो, इस रिएक्शन की एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे, ये सब कुछ दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है, हाइड्रेशन एनर्जी दी हुई है। ट्राई करोगे क्या, ट्राई करोगे क्या, आंसर निकाल के देखो कितना आ जाएगा। अगर भैया तुम्हें हाफ Cl2 से, अगर मैं बोलूं हाफ Cl2 से वहां जाना है, कितनी एनर्जी आ जाएगी बता सकते हो, निकाल के देख भाई, निकाल के देख कितनी एनर्जी आ जाएगी। यहां से यहां तक जाना है, कैसे जाओगे सर, सीधा सीधा जा सकते हो क्या, गैसियस से सीधा एक्वस में जा सकते हैं, नहीं सर, पहले बॉन्ड टूटेगा, तो पहले बॉन्ड टूट के कितना बना, Cl गैस। यहां पर क्या लिखूंगा सर, बॉन्ड एंथैल्पी डिवाइड बाई 2, क्यों, क्योंकि दो क्लोरीन में से एक ही क्लोरीन है, आधा रिएक्शन तो आधा यहां पर, ठीक है ना। ये देख ले भाई, अगर नॉर्मल होता तो 2Cl लिखता, इसको 1/2 लिख दे, तो 1/2 इंटू दिस, सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का 2 कर दिया। अब ये देख, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब Cl गैस है, तो Cl गैस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी, ये इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। और फिर Cl माइनस को किस में कन्वर्ट करोगे सर, ये हाइड्रेशन करेगा, तो ये होगा। क्या इस रिएक्शन की इंथैल्पी को, क्या इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सर, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिवाइड बाई 2, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। देख ले भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन कितना है, बॉन्ड डिसोसिएशन 240/2 हो गया सर। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -350 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रेशन एंथैल्पी 1 ही मोल है तो -380 हो गया सर। ये कितना आ गया, 120 यार, 120 माइनस
350 माइनस 380, 120 माइनस 33 730। सर ये कितना आ जाएगा? 610 किलो जूल्स आ जाएगा, माइनस 610। कैसे? अरे भैया हेस लॉ लगाना शुरू करो। सर यहां से यहां जाना है, डायरेक्ट जा सकते नहीं, तो हमने क्या करा? अब जो लोग यहां परेशान है भैया इस रिएक्शन को, इसीलिए बोल रहा था मैं जब शुरुआत में, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आपने कल क्या बोला था? इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आपने कल क्या बोला था? बॉन्ड इंथैल्पी बोला था। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन बोला था आपने। सर इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? आपने रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया। इस रिएक्शन और उस रिएक्शन में क्या रिलेशन है? 2 से डिवाइड किया, इसीलिए बॉन्ड इंथैल्पी बाई 2 आ गया, इसीलिए बॉन्ड इंथैल्पी बाई 2 आ गया। तो कर ले भाई, बॉन्ड इंथैल्पी बाई 2 इसीलिए आ गया, बॉन्ड इंथैल्पी बाई 2 इसीलिए आ गया, और कुछ नहीं। हाँ, बॉन्ड इंथैल्पी बाई 2 इसलिए क्योंकि यहां पर 2 क्लोरीन चाहिए, यहां पर 2 क्लोरीन नहीं चाहिए मुझे, एक ही क्लोरीन चाहिए ना, एक ही क्लोरीन का एटम चाहिए। तो एक ही क्लोरीन के लिए मैं रिएक्शन को 1/2 से डिवाइड करूंगा। सर 1/2 2 कैंसिल, 1/2। सर बॉन्ड इंथैल्पी भी 1/2 हो जाएगा, इंथैल्पी को 2 से डिवाइड करना है, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। आयंस के केस में हाइड्रेशन इंथैल्पी का मीनिंग ये होता है, बेटा ध्यान सुनना, फिर से बोल रहा हूं, आयंस के केस में हाइड्रेशन इंथैल्पी का मीनिंग ये होता है कि पानी में डाल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जाते हो ना, जैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जाते हो, ये सब आपको डी एंड एफ ब्लॉक में फिर से मिल जाएंगे, फिर से आपको डी एंड एफ ब्लॉक में मिल जाएंगे। ये जैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जाते हो, जैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जाते हो, एनहाइड्रस सॉल्ट वर्ड यूज किया जाता है कि सर एनहाइड्रस सॉल्ट जब अपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना देता है? हाइड्रेटेड क्रिस्टल। उसको भी हम क्या बोलते हैं? सर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ही बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोल देंगे? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो सर ये दूसरे किसके लिए? हाइड्रेशन इंथैल्पी फॉर क्रिस्टलाइन, फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट। सर इसका मीनिंग देख लो, उसका मीनिंग क्या था? आयंस के केस में पानी में चले जाना। इसका मीनिंग क्या था? ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये होगा। ध्यान सुनना, ये जो पानी के फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के अपना अपना क्रिस्टल बना लेते हैं। अब जैसे कॉपर सल्फेट है भैया, बहुत फेमस एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। कॉपर सल्फेट नॉर्मल दिया है तो व्हाइट हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये बनेगा ब्लू हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट देख लो, व्हाइट से ब्लू में जा रहा है। सर ये फिक्स्ड अमाउंट अगर आपको दिख रहा है, अगर ये फिक्स्ड अमाउंट अगर आपको दिख रहा है, सर कोई बोले सर सॉल्यूशन नहीं, ये देखो सर 5 ही डाला, 5 लिया, जितना उसकी औकात थी उतना ही लिया, उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। वो अपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर क्रिस्टल्स के साथ चिपक जाए तो उसको भी क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयंस के केस में दोनों। अब यहां पर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो बार बार पूछेगा इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी। सर यहां भी निगेटिव आ रहा है, रीजन आपको पता चल रहा होगा, बॉन्ड बन रहा है इसलिए निगेटिव आ रहा है। बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड मतलब ऑब्वियस है, कोई आपसे आगे चिपक रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो लूज करेगा ही, कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज करेगा ही, कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज करेगा ही, हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक में आज जो चल रहा है वो थ्योरी ज्यादा है, लेकिन भैया थ्योरी में ही ज्यादा डर लगता है। जैसे इस बार का क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा आपको, जिस बार का क्वेश्चन आया था वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपको रिएक्शन लिखना है। अब मान लो रिएक्शन लिखना है, मैंने आपको क्या लिख दिया? हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट। ध्यान सुना, मैंने क्वेश्चन में क्या दे दिया? हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट। और क्या दे दूंगा? सर इसकी फॉर्मेशन इंथैल्पी, इसकी फॉर्मेशन इंथैल्पी दे दूंगा, इसकी फॉर्मेशन इंथैल्पी पूछ दूंगा। सोचो, हाइड्रेशन इंथैल्पी का पहले तो रिएक्शन लिखने आना चाहिए, फिर इसका बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ है, इसका फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ है, इसका निकालना है। सर आपको पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्रिस्टल्स कहां आते हैं? ऑब्वियस आज आप पीरियोडिक टेबल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि मैग्नीशियम 7 सल्फेट बनाता है, सर 7 हाइड्रेट बनाता है, 6 हाइड्रेट बनाता है, 2 हाइड्रेट बनाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। हाइड्रेशन इंथैल्पी आयंस के लिए थोड़ा अलग, आयंस के लिए ये बोला जाता है, उनकी डेफिनेशन का मीनिंग ये होता है, आयंस का मीनिंग ये होता है, और हाइड्रेशन का मतलब ये होता है। पक्का इनऑर्गेनिक की है, प्लीज ध्यान सुनना, क्योंकि अब यही पर दिक्कत आनी शुरू होगी। ये देख लो, अब यहां पर हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी। हाइड्रेशन इंथैल्पी करने के बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखो, अभी इस बार क्वेश्चन कुछ और पूछा था, लेकिन एक बंदा क्वेश्चन चाहे तो ऐसा ही पूछ सकता है। दोनों में डिफरेंस देखिएगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन या इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? ध्यान सुनना, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is dissolved in large volume of solvent that
फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी मोर हीट चेंज, उसको और ज्यादा हीट चेंज ना प्रोड्यूस करे। सॉल्यूशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं कि भैया खूब सारा पानी पिला दो। हाइड्रेशन एंथैल्पी किसको बोला था कि सर लिमिटेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर था, देख फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोला, हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, खूब सारा पानी पिला दो, मतलब भैया कॉपर सल्फेट सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाए, कॉपर, देखना कॉपर सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये देख कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाए, कॉपर सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक्वस एक्वस में, कॉपर +2 एक्वस। पानी इतना ज्यादा पिला दो, इतना ज्यादा पानी पिला दो कि भैया सामने वाला किसमें सॉल्यूशन बना दे। कॉपर सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाए, मैग्नीशियम सल्फेट। देखो इसको क्या बोला हम लोगों ने, इसको सॉल्यूशन की एंथैल्पी, क्यों, क्योंकि इनसे इनफाइनाइट वाटर डाल दिया, इसमें लिमिटेड वाटर डाला तो हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसमें देख सर, यहां पर देख इनफाइनाइट वाटर डालोगे तो सॉल्यूशन एंथैल्पी। सर ये देख लो, इसको भी क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन एंथैल्पी। सॉल्यूशन एंथैल्पी एक्सो और एंडो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है यहां पर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, एक्सो और एंडो कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखना, जब भी पानी डालने का दो तरीका है, एक तो फिक्स्ड अमाउंट डालोगे तो क्या बोलेंगे, फिक्स्ड अमाउंट डालोगे तो क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी, और अनलिमिटेड अमाउंट डाल दोगे तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन एंथैल्पी। जैसे ही मैंने बोला, ध्यान सुना, अगर मैंने फिक्स्ड अमाउंट बोला तो फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या हो गया कि कॉपर सल्फेट, अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात कर रहा हूं तो ये इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, लेकिन उसी में पानी खूब सारा डाल दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। बात करें, एक बात देख, एक सिंपल सी बताता हूं, ये देख प्लीज, अब चीजों को रिलेट करना। ये देख, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ, सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ, सर ये देखिएगा NaCl मैंने लिख दिया x, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस, सर ये लिख दिया मैंने y, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन माइनस, ये लिख दिया मैंने z। कैलकुलेट, ये क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, कैलकुलेट, कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी ऑफ, लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। बताओ कैसे करोगे। अब तुम बोलोगे सर ये तो कराया ही नहीं, भैया ये कैसे करेंगे सर, ये कैसे होगा। सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ NaCl दिया है, ध्यान सुनना भाई, जो पढ़ रहे प्लीज चैट वेट ऑफ करके पढ़ना, क्योंकि ये देखो इनऑर्गेनिक और फिजिकल यहां मिक्स हो चुका है, तो भैया ये क्वेश्चन वहां से आए चाहे आए, यहां इनऑर्गेनिक का फिजिकल में यूज पूछ लेगा। जैसे मैंने बोला सॉल्यूशन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या होगा, NaCl सॉलिड है, इसमें खूब सारा पानी डाल दो, खूब सारा पानी डाल दो, सर ये कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो, सर Na+Cl- एक्वस बना दो। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप क्या बोल रहे हो, सॉल्यूशन एंथैल्पी। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप क्या बोल रहे हो, सॉल्यूशन एंथैल्पी। क्यों, क्योंकि सर आपने बोला सॉल्यूशन का मतलब खूब सारा पानी होता है, डाल के सर सबको एक्वस एक्वस कन्वर्ट कर दो। क्या ये रिएक्शन ऐसे डायरेक्ट हो रही होगी, सर ये रिएक्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं हो रही होगी, ऑब्वियस है, पहले इसको क्या कर रहे होंगे, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं टूट जाएगा, ऐसे डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं होगा। ये रिएक्शन कैसे होगी, सर देखिएगा ये रिएक्शन कैसे होगी, पहले इसको तोड़ा गया होगा, इसको तोड़ा गया होगा, फिर सोडियम प्लस कहां गया होगा, सर सोडियम प्लस की अपनी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, सोडियम प्लस की अपनी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, फिर क्या हुआ होगा, क्लोरीन अपना हाइड्रेट हुआ होगा, क्लोरीन अपना हाइड्रेट हुआ होगा। सर देख लो क्या लग रहा है, कितने लोगों को आंसर निकल के आ जाएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मेरी औकात इतनी कि मैं ऐसा लिख पाऊं, क्या ये सब चीजें लिख पाऊंगा। सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई साहब, सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये देख लो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cl-, देख ले क्या इसकी वैल्यू, लैटिस ये वैल्यू कितनी है x, ये हो गया y+z, तो डेल्टा H लैटिस। अब वैल्यू दी होगी तो वैल्यू से कर लेना, या x माइनस वाई माइनस जेड हो, x माइनस वाई माइनस जेड, बस कर लो। अब तुमसे कोई बोले सर देखो कितना इजी सा है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर इधर से इधर, अब सॉल्यूशन का मीनिंग समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अगर मैं कहीं हाइड्रेशन लिख रहा हूं और कहीं मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। कहीं मैं हाइड्रेशन लिख रहा हूं और कहीं मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, उन दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। कहीं मैं हाइड्रेशन और कहीं मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा।
हो जाएगा सर, पक्का। एक अच्छा क्वेश्चन दो। हाइड्रेशन, और देख लो कॉपर सल्फेट का अगर हाइड्रेशन बोलेगा तो कॉपर सल्फेट का हाइड्रेशन मतलब ये एनर्जी, लेकिन कॉपर सल्फेट का अगर सॉल्यूशन बोलेगा मतलब सीधा वहां तक चले जाना, पक्का। एक पेन एंड पेज लो, ये क्वेश्चन करो, पेन एंड पेज लो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ध्यान से देख लेना। हीट ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर हीट ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का देखोगे तो ये किसके बराबर होगा, कॉपर +2 एक्वस और सल्फेट 2 माइनस एक्वस। एग्जाम हॉल में ये डिफरेंस पता चल जाए कि सर ये वैल्यू कितनी होगी, -70। सर एक कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O की भी वैल्यू दी है, इसका भी सॉल्यूशन एंथैल्पी दिया हुआ है। ऑब्वियस है इसका सॉल्यूशन एंथैल्पी भी कितना दिया है, +12 दिया हुआ है। सॉल्यूशन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि सर यहां से यहां तक की हाइड्रेशन एंथैल्पी बता दीजिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी बता दीजिए। एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर निकाल दीजिए। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, विद इन सेकेंड निकाल लो, विद इन सेकेंड निकाल लो, विद इन सेकेंड निकाल दो। सॉल्यूशन की एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा सर, ये देख लेना। सर यहां से यहां तक जाए, सर इसको हाइड्रेट किया, फिर इसको पानी में खूब सारा, हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ सर, लिमिटेड पानी, और इसको फिर खुद सारा पानी डाल दिया, तो ये भी बेचारा कहां पहुंच जाएगा, यही पहुंच जाएगा ना। ये भी बेचारा कहां पहुंच जाएगा, यही पहुंचेगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, -70 इज इक्वल्स टू ΔH हाइड्रेशन +12। सर ΔH हाइड्रेशन एंथैल्पी सर कॉपर सल्फेट का किसके बराबर होगा, -82। किसके बराबर हो गया, -82। अब ये चार्ट बना, सर इसको हाइड्रेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें लिमिटेड पानी है। इसको एक को सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें अनलिमिटेड पानी है। इसको सॉल्यूशन क्यों बोला, बिकॉज अनलिमिटेड पानी है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 82। डिफरेंस याद रखिएगा, छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, डिफरेंस याद रखिएगा क्या बोला जाता है। अच्छा एक चीज और, एक वर्ड होता है, अब देखो यहां पर एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब कुछ लोगों को क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग, ये एक बात बताइए, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन कहां से होता है भाई साहब, आपको फिर से वही डेफिनेशन पकड़ो। क्रिस्टलाइजेशन कहां से होता है, मान लो कॉपर +2 है, पानी में पड़ा हुआ है। क्रिस्टल बनाने का मतलब क्या होता है गाइस, क्रिस्टल बनाने का मतलब क्या होता है सर, ये किस में कन्वर्ट हो जाए। सर देख रहे हैं ये सब चीजें, कॉपर सल्फेट में। इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो होगी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी सर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट। यही हो सर, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, लिक्विड से सॉलिड में जाना, आयंस का जुड़ जाना। सर ये आयंस का जुड़ जाना, सर सॉलिड, सॉलिड सॉलिड क्रिस्टलाइज, हाँ सारी सॉलिड में कन्वर्ट है, क्रिस्टल्स बना देना, क्रिस्टल्स बना देना, इसी को क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाइजेशन। लिक्विड से सॉलिड चले जाओ, लिक्विड से सॉलिड चले जाओ, पक्का। सर अब एक बात बता, कहीं पर भी बेरियम +2 दिया है, बेरियम +2 दिया है, बेरियम +2 एक्वस में पड़ा हुआ है, और यहां पर सल्फेट -2 एक्वस पड़ा हुआ है, तो सर इसको क्या बना देंगे, बेरियम सल्फेट बना देंगे। सर ये क्या बन जाएगा, सॉलिड में यही बन जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, इस रिएक्शन की, तो इसका मतलब एक चीज बता, मैं क्या ये बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन की एंथैल्पी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, ये आ जाएगा, पक्का, डन। अब एग्जाम हॉल में यही सब पूछेगा, इधर से इधर जाने को, सॉल्यूशन के अपोजिट चले जाओ, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगी, सॉल्यूशन के अपोजिट चले जाओ, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगी। हाइड्रेशन के अपोजिट नहीं, सॉल्यूशन के अपोजिट। हाइड्रेशन मतलब गिने चुने पानी के साथ, सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट पानी के साथ, इनफाइनाइट पानी के साथ सॉल्यूशन बनता है, बाकी हाइड्रेशन, ध्यान रखिएगा, पक्का। एक वर्ड और आता है, जब आप 3-4 टाइप की एंथैल्पीज कर रहे, 3-4 टाइप की एंथैल्पीज कर रहे, तो एक बार इस साल का क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर लेना, अभी मैं कराऊंगा। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और इसके कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। इस बार जेईई मेंस में 2025 में क्वेश्चन भी पूछ रखा है, अभी नीट में नहीं पूछा है, लेकिन हाँ जेईई मेंस में पूछ रखा है। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं डिफिनीशन लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा, इट इज द इंथैल्पी चेंज, ये देखो
इट इज द इंथैल्पी चेंज। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम किस में कर रहे हैं? टू लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में ले जाओ। सर उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे तो उस टाइम पे जो डाइल्यूशन में जो चेंज आएगा, एनर्जी में जो चेंज आएगा, डाइल्यूशन का मतलब यही था ना शायद, याद कर। एक बात बता, चल एक बात बता, ये देख, ये देख, इसको पानी में डाल दिया, इसको क्या लग रहा है सर? ये क्या कहलाएगा? ये क्या बोलोगे तुम इसको? सर ये इंथैल्पी, ये डाइल्यूशन इंथैल्पी है, ये डाइल्यूशन इंथैल्पी है। नहीं सर, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आप क्या बोलोगे? इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आप क्या बोलोगे? सॉल्यूशन इंथैल्पी है। ये कौन सी इंथैल्पी है? सॉल्यूशन इंथैल्पी। याद कर सर, गैस है, पानी में डिसॉल्व हो रहा है, याद कर H+ और Cl- बनेगा, याद कर ऐसा कुछ पढ़ा था। ये इंथैल्पी में बोल सकता हूं एक्सोथर्मिक होगा। यहां पर कौन सा रूल लगेगा सर? यहां पर कौन सा रूल लगेगा सर? देख रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं, हेनरीज लॉ याद है, गैस इन लिक्विड है, गैस। इसको सॉल्यूशन इंथैल्पी बोलते हैं। जब आप अनलिमिटेड पानी में डाल दो तो उसको नहीं बोलते फिर सर डाइल्यूशन इंथैल्पी। हाँ, डाइल्यूशन इंथैल्पी कब बोलते हैं? HCl.10H2। सर देखिए, HCl 10 पानी की, मान लो 10 लीटर पानी के साथ है, इसको आपने क्या कर दिया? इसको आपने क्या कर दिया? इसको .20H2 बना दिया, आपने और पानी डाल दिया। सर इसको यहां से यहां, मतलब यहां 10H2 और डाल दो। आपने क्या करा सर? पहले ये था, इसको आपने पानी डाल दिया तो और किस में चला जाएगा? सर इसको मैं पानी डाल ऐसे लिख देता हूं भाई, पता चला। ये देख, अगर मैंने और पानी डाल दिया तो उसको बोलते हैं, ये देख, .20H2। आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो तो ऑब्वियस है इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो क्या कहलाएगी? इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो कहलाएगी डाइल्यूशन इंथैल्पी। ये कहलाएगी डाइल्यूशन इंथैल्पी। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे लेके जाओ, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे लेके जाओ। हेनरीज लॉ क्या होता है भाई साहब? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सर, हेनरीज भाई, डाइल्यूशन का मतलब था कि M1V1, याद करो डाइल्यूशन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 या फिर N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, ऐसा लगता था क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन? तो बस यही सब काम कर, इसको बोलेंगे डाइल्यूशन इंथैल्पी कि सर आप डाइल्यूट कर रहे, इसमें डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन इंथैल्पी देखोगे, ऑब्वियस है आपकी एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड आपके ज्यादा हो रहे हैं तो ये भी एक्सोथर्मिक आ जाएगा, ये भी एक्सोथर्मिक आ जाएगा, एनर्जी कुछ ना कुछ तो लूज होगा ही। अच्छा, डाइल्यूशन करे या सॉल्यूशन बनाए, याद करना, सॉल्यूशन याद है? जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं या मिक्सचर बनाते हैं, चल थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा रिलेट करें, उस टाइम पे थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा था, ऐसा लिखते थे ΔS ग्रेटर देन 0, पक्का कुछ याद है? ΔH वो कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, कुछ भी हो सकता है। ΔH मिक्सचर कुछ हो सकता है, ΔV मिक्सचर कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करता है आइडियल है नॉन आइडियल है, ऐसी कुछ बातें हुई थी शायद वंस अपॉन ए टाइम। एक पूछ रहा हाइड्रेशन इंथैल्पी और डाइल्यूशन इंथैल्पी में क्या फर्क है? हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या था? वही बात है ना बेटा, वो सॉलिड में ऐड करते थे, सॉलिड में। वही, अब थोड़ा सा बेटा इधर ही रहना, कहीं जाना मत, थोड़ा मैसेज मत देखना भाई कहीं और का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट पानी में डाल दो, सॉलिड से सीधा पानी में लेके चले जाओ। हाइड्रेशन मतलब गिने चुने पानी में डालो, ये बोल रहा है वो। अब ये बना लिया जब आपने, उसके बाद उसके अंदर डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूशन इंथैल्पी। दोनों में डिफरेंस है। डाइल्यूशन इंथैल्पी मतलब कोई सॉल्यूशन बना लिया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो उसमें जो एनर्जी लूज होगा उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन इंथैल्पी। आपने जो कोई सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसके अंदर आपने मान लो यहां 10 मोल पानी का डाला है, आपने 20 मोल कर दिया, पानी का ज्यादा मोल कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन इंथैल्पी। एनसीईआरटी में है भाई साहब, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट एनसीईआरटी के वर्ड दिखा रहा हूं, ये एनसीईआरटी का रीजन, ये एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा। आप जाके एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। आज एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा, 22 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, जाके कीजिएगा, देख लीजिए, एनसीईआरटी में देख लो,
क्या निकाला है सर, ये पूछ रहा है यहां से यहां तक का, यहां से ये और इसका रिलेशन निकालना है। सर इस रिएक्शन को पलट दो, सर ये देख लो, इस रिएक्शन का आपको एनर्जी निकालनी है, इस रिएक्शन को डाइल्यूशन बोलेंगे, इस रिएक्शन को डाइल्यूशन बोलेंगे, इस रिएक्शन को डाइल्यूशन बोलेंगे। सर ये कौन सी इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। इनफाइनाइट जब डाल दिया तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया, क्योंकि जब आप इनफाइनाइट पानी डालते तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो थोड़ा सा पानी थोड़ा सा और बढ़ाया, देख लो क्या डाल दिया। सर इसको पलट दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, आंसर कितना आ जाएगा। सर इसी को क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इसको बोलता है। बेटा थ्योरी है, इसको हाँ इसको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि आप लिख रहे हो, मैंने आपको लिखने के लिए बोला ना, ये लिख लो काफी है, ये 2-4 लाइन लिखो हो गया। अब इसको एनसीईआरटी का थ्योरी है, इसको क्यों लिखना है कि एनसीईआरटी वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यूज थोड़े नहीं याद करनी है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि भैया यहां से यहां जाते हैं, इसको इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोलते हैं, इसको इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोलते हैं। हाँ थ्योरी लिखनी है तो एनसीईआरटी की थ्योरी बताता हूं जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीईआरटी पॉइंट्स डाइल्यूशन में ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी की पॉइंट्स बता रहा हूं, एनसीईआरटी पॉइंट्स बता रहा हूं डाइल्यूशन के बारे में। सर ये एनर्जी डाइल्यूट कर रहे होते हैं, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी अब एक घर पे लिख लियो भाई, थोड़ा थ्योरी है घर पे लिख लेना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हाँ लिखने का टाइम दीजिए, क्वेश्चन भी कराइए, फिर जल्दी भी खत्म कीजिए। कुछ लोग पीछे पड़े, कब खत्म होगा कब खत्म होगा, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बड़ा मजा आ रहा है। खत्म कर दूंगा भाई, आज थर्मोकेमिस्ट्री खत्म, कल से तुम्हें फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। हाँ क्या हो रहा है, तो सर ये निगेटिव हीट विथड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग व्हेन एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड टू द सॉल्यूशन, हीट विथड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग। ये देख ले, द इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो आया हुआ क्वेश्चन है किस पे डिपेंड करता है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स बता रहा हूं, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि सर आप कहां से, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सर इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, जितना पानी डालते जाओगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अप्रोचेज अ लिमिटिंग वैल्यू, जिसको हम बोल देते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स कि भैया एक टाइम आता है उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या बोल देते हैं सॉल्यूशन इंथैल्पी, उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन इंथैल्पी, उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन इंथैल्पी। तो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में ये देख लो, ये कुछ बेसिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई साहब। 4 इंथैल्पीज देख, 5 इंथैल्पीज तेरे पास ऑर्गेनिक के। अब देख जो क्वेश्चन आया था, ये ले, ये इस बार का क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ जेई मेंस का ये क्वेश्चन है, सोच एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोच तेरे लिए क्या स्टेटमेंट सही होगा। सोच एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो तू खोज रहा है ना, एनसीईआरटी ने सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है, एनसीईआरटी का एग्जांपल सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर बता, इस क्वेश्चन का आंसर बता, थ्योरी को गोली मार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन का आंसर बता क्या होगा। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। गैस अगर वाटर में डिसॉल्व होगा, सर गैस पानी में डिसॉल्व होगा, एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता है। सर किस पे डिपेंड करता है, एनसीईआरटी की लाइन। सर इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन पूछना चाहते हो, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इस रिएक्शन का, सर इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकलेगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी, इसको पलटना पड़ेगा, इसको उस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो सर ये प्लस 69.01 और ये माइनस 72.79, इसको सॉल्व करोगे सर ये कितना आ जाएगा 78, 3 पॉइंट माइनस में 3.78, ये प्लस में दिया है, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ ए एंड बी, नहीं ये गलत है स्टेटमेंट। आंसर क्या आएगा बी, आंसर क्या आएगा बी। अब कोई बोले सर इस रिएक्शन का, भैया डाइल्यूशन इंथैल्पी, सर इसको पलट देंगे, ये रिएक्टेंट साइड चाहिए, इसको पलटेंगे इंथैल्पी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट साइड चाहिए, प्रोडक्ट साइड है, सब पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखना, ये देख, ये देख सर इसको ऐसे रहने दो, अगर तुम रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो उससे क्या होगा ये देख लो। सर HCl से HCl कैंसिल, 10H2O है तो यहां 30 हो गया, देख तेरा रिक्वायर्ड रिएक्शन आ गया, यही है ना 30H2O डाल देगा। तो रिएक्शन के साथ जो करोगे वही सेम चीज इंथैल्पी के साथ होगी। रिएक्शन को उल्टा किया, जैसे ही उल्टा किया इंथैल्पी क्या हो गई पॉजिटिव। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या आ गया निगेटिव। सोच एनसीईआरटी का क्वेश्चन सीधा उठा के पूछ दिया इन लोगों ने। अब तू बोल गई सर कैसे होगा, अरे भैया अब यही चीज तुझे एग्जाम हॉल में मिल गई, सर आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, बेटा अब ध्यान रखिएगा। अब ये सब चीजें आपको इनऑर्गेनिक के साथ ये चीजें कंबाइंड मिलेंगी, इनऑर्गेनिक के साथ यहां पर सर ये दो चीजें कंबाइंड मिल जाएंगी।
हीट ऑफ सर पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस याद रखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस याद रखिएगा तो डाइल्यूशन एंथैल्पी होगी। ध्यान सुनना, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं भाई साहब, मेरा काम था, मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर बहुत सारी इंथैल्पी करा रहे हो आप, बेटा फिजिकल में इतनी ही इंथैल्पी मुझे करानी थी, मैंने वो करा दिए हैं। ये काम था फिजिकल का, मैंने करा दिया है आपको, एटमाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन, ये फिजिकल का सिलेबस में था, ये फिजिकल में बार बार यूज होंगे, मैंने करा दिया है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था। लेकिन अब जो बताया अभी लगातार जो मैं इंथैल्पी बता रहा हूं, चाहे वो लैटिस इंथैल्पी हो, चाहे वो हाइड्रेशन इंथैल्पी हो, आयंस के लिए हो, सॉलिड के लिए हो, चाहे सॉल्यूशन इंथैल्पी हो, ये भाई साहब फिजिकल का पार्ट तो है ही है। लेकिन सॉल्यूशन हो गया, और कौन सा था यार, आयनाइजेशन हो गया, और कौन सा था, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अब ये सारी जो इंथैल्पीज है ना, क्रिस्टलाइजेशन हो गया और डेल्टा एच, और क्या था, वही हाइड्रेशन को सॉल्वेशन बोल दो, ये सब जो होंगे इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ये इनऑर्गेनिक में भी आएगा, बार बार आएगा, वहां पर जाओगे ना परेशान हो जाओगे। इनऑर्गेनिक का पार्ट हाइड्रेशन, सॉल्वेशन, ये सब बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये फिजिकल का पार्ट ये था, इसमें कैलकुलेशन मुझे करानी थी। यहां पर हाँ, यहां पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, इन दोनों केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, इन सब में क्या होता है, मीनिंग पकड़ना है। सर ये फिजिकल का पार्ट अभी है, लेकिन भाई ये इनऑर्गेनिक में ज्यादा आएगा। सिमिलरली अब ऑर्गेनिक वाली इंथैल्पी बता रहा हूं, ऑर्गेनिक वाली इंथैल्पीज भी बता देता हूं। हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी, सर अब कुछ लोग होंगे रेजोनेंस इंथैल्पी, कुछ होंगे पॉलीमराइजेशन इंथैल्पी, बस अब ये मैं इंथैल्पीज बता रहा हूं। बाकी और भी जगह बहुत सारी इंथैल्पीज आएंगी, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि यार ये होता है। अब कोई बोले सर आपने आयनाइजेशन इंथैल्पी नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन के, बेटा इनऑर्गेनिक आएगा ना, इनऑर्गेनिक में पूरे अच्छे से, फिर जब इनऑर्गेनिक आएगा तो वहां पे आप करते रहना, ये ऑर्गेनिक में खूब आएगा। अब मैं अभी आपको रेजोनेंस क्या समझाऊंगा कि रेजोनेंस क्या होता है, मैं बस बता दूंगा कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है, इसलिए उससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये देख ले। अब ये देख, ऑर्गेनिक के एग्जांपल्स दे रहा, ऑर्गेनिक में हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं, जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो वहां पर ये चीजें मिलेंगी। हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं, जब आप कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करते हैं, वर्ड का ध्यान रखिएगा, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करते हैं किसका, 1 मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। कोई पूछेगा तो यहां याद रखिएगा, यहां हीट इवॉल्व होती है, ये हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि आप बॉन्ड बनाते हो, आप बॉन्ड बनाते हो, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। आप सर बॉन्ड बना रहे हो, आप हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या हो गया। अब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो बेटा वहां सर बताएंगे कि ये सिन एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन होता है, कौन सा एडिशन होता है, ये सब चीजें पता चलेंगी। ये सिन एडिशन होगा, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से लगते हैं, यहां कैटलिस्ट प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल होता है, निकेल के केस में हाई टेम्परेचर चाहिए, ये सब चीजें ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएंगी। बस याद रखिएगा कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, ये जो वर्ड है ना कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, उसका ध्यान रखिएगा। देखो अनसैचुरेटेड को किसमें कन्वर्ट करना, सैचुरेटेड, यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। अब ये चीज ऑर्गेनिक में देख ले सर, ऑर्गेनिक में ये सारी चीजें आ जाएंगी। सर इसको क्यों नहीं बोला, इसका रीजन पता चल रहा है। सेकेंड वन इज नॉट हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी, क्यों हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी सेकेंड वन को क्यों नहीं बोल रहे, सेकेंड वन को क्यों नहीं बोल रहे। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, तुझे अभी नहीं करना तो आराम से जा सकता है यार, अब ऑर्गेनिक भी कराओ इनऑर्गेनिक भी कराओ, कैसे काम चलेगा। हाँ देख ले, हो जाएगा पक्का। अब हाइड्रोजिनेशन इसको क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि सर ये वाला जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इनकंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। सर ये जो रिएक्शन है वो इनकंप्लीट हाइड्रोजिनेशन है। आप इसको हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज ये इनकंप्लीट हाइड्रोजिनेशन है, ये इनकंप्लीट हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। अब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी जो होती है एक्सोथर्मिक होगी। सर हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब ये सब चीजें आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मिलेंगी, आप वहां जाके करोगे, आराम से करते रहना। हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी क्या होती है, बस अभी के लिए जहां यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्वियस फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब कंबाइन करके मिलेगा तो हमें ऐसा मिल जाएगा। अब मैं तुमसे बोलूं कि सर पॉलीमराइजेशन इंथैल्पी की बात कर लेते हैं।
पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? ये देखो, इसको इथीन का, हमने इथीन क्या है, ये मोनोमर ले लेते। पॉलीमराइजेशन आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, मोनोमर है सर, इसको ना पॉलीमराइजेशन करा दो, पॉलीमराइज करा दो, पॉलीमराइजेशन करा दो। तो पॉलीमराइजेशन से क्या बना देता है सर? इसके केस में देखोगे क्या चेंज आता है सर, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा? दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। सर पॉलीमराइजेशन में हो क्या रहा है? इस पॉलीमराइजेशन में तुमसे कोई पूछ दे, सर एक बात बताना सर, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है सर? इस रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सर देखो, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड सेम है, कार्बन है, क्या हो रहा है? एक पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। पॉलीमराइज करने का मतलब क्या होता है? शाहरुख खान बन जाए आदमी, मतलब पहले ऐसे है तो ऐसे हाथ बाह फैला के खड़ा हो जाए, उसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन किसको बोल देंगे सर? ये हो गया, वन पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो सिग्मा बॉन्ड, हाँ दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। चलो बता दो पॉलीमराइजेशन एंथैल्पी क्या होगी सर? वीक बॉन्ड तोड़ के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, पॉलीमराइजेशन एंथैल्पी क्या होगी सर? एक्सो होगी या एंडो होगी? सोचो, वीक बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देते हैं, वीक बॉन्ड तोड़ना एनर्जी देनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। सर कैसा पॉलीमराइजेशन एंथैल्पी कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। पॉलीमराइजेशन एंथैल्पी कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। दो एक पाई बॉन्ड तोड़ के दो सिग्मा बॉन्ड बना रहे तो सर क्या बन जाएगा? पॉलीमराइजेशन एंथैल्पी, एक्सोथर्मिक। तो एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन एक्सो बना दो, क्योंकि एक वीक बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सर एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा सर? ये आ जाएगा एक्सोथर्मिक। लास्ट एंथैल्पी रेजोनेंस एंथैल्पी। रेजोनेंस एंथैल्पी किसको बोलते हैं? रेजोनेंस एंथैल्पी किसको बोलते हैं? तो सर ये किसके बीच का गैप है? डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस बोला जा रहा है कि सर इसको, मतलब अगर मेरे से कोई पूछे ना तो ये सिंपल सी बात है, मैं ऐसे लिख देता हूं। ये देखो, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि रेजोनेंस एंथैल्पी, तो रेजोनेंस एंथैल्पी ये किसको बोलेंगे? रेजोनेंस एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when one mole of most stable resonating structure, most stable resonating structure, most stable resonating structures, most stable resonating structure, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर इसी को क्या बोल देंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू रेजोनेंस हाइब्रिड, इनटू रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। जब आपका मोस्ट स्टेबल किसमें कन्वर्ट हो जाए? मोस्ट स्टेबल जैसे बेंजीन है, ध्यान देखना, बेंजीन है, बेंजीन का भैया ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सर ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? सर ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? सर रेजोनेंस हाइब्रिड में। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब जहां बॉन्ड ऑर्डर ऐसे दिखाया जाता हो, जहां बॉन्ड ऑर्डर ऐसे दिखाया जाता हो। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाए तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे? सर ये क्या कहलाएगा? इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे? सर रेजोनेंस एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एंथैल्पी। जब आपका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें चला जाए? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें बन जाए? अच्छा चलो एक बात बताओ, ये ज्यादा स्टेबल है, ये यहां से यहां जा रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। अगर स्टेबिलिटी गेन करेगा, स्टेबिलिटी गेन करोगे, अगर इस रिएक्शन में स्टेबिलिटी गेन करोगे, मुझे बताओगे रेजोनेंस एंथैल्पी क्या आएगी? रेजोनेंस एंथैल्पी क्या होगी? अगर आपका रेजोनेंस एंथैल्पी वहां से यहां आओगे, सो रेजोनेंस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। देख रेजोनेंस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? हाँ भाई, रेजोनेंस एंथैल्पी क्या आ जाएगी? सर इसी को रेजोनेंस एंथैल्पी बोलेंगे। एक्सोथर्मिक हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि सर आप स्टेबल जा रहे हो। अरे भैया बोल रहे भाई, ये बेटा ये एग्जिस्ट भी नहीं करता, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता, हाइपोथेटिकल बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, पता है ना। हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उसी में कन्वर्ट होता है, इधर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, इधर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा।
भैया ये एग्जिस्ट, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बना लो चाहे ये बना लो, ये हाइपोथेटिकल होते हैं शायद। अब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो पता चलेगा शायद, ये हाइपोथेटिकल होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। रियल में कौन एग्जिस्ट करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बेंजीन का कोई पूछेगा तो 1.5 होता है। हाँ, तो ये रेजोनेंस इंथैल्पी है कि सर आप एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल साइड जा रहे हो तो स्टेबिलिटी गेन करोगे, एनर्जी क्या हो जाएगी। इसीलिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखा कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कहां चले जाओ? रेजोनेंस हाइब्रिड में चले जाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड में चले जाओ। अब कुछ लोग डेफिनेशन याद कर लेते कि सर रेजोनेंस इंथैल्पी कैसे निकालेंगे। रेजोनेंस इंथैल्पी अब देखना, ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन है सर। हाइड्रोजिनेशन कर रहे, हाइड्रोजिनेशन कर रहे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो सर ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी गई है x किलो जूल्स पर मोल, ऐसा लिखा हुआ है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी दी हुई है? y किलो जूल्स पर मोल। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें क्या लग रहा है कि सर अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछ दूं, यहां बेंजीन दिया हुआ है, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दूं कि सर x इज इक्वल्स टू 3y, सॉरी सर क्या लगता है अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ दूं कि क्या लग रहा है रिलेशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू वाई, b इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू वाई, सर c इज इक्वल्स टू 3x इज नॉट इक्वल्स टू वाई, और d इज इक्वल्स टू, दिमाग नहीं लगा सकते। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं, बता सकते हो क्या आ जाएगा? क्या होगा बताओ? कैसे निकालोगे बताओ? रेजोनेंस एनर्जी पूछ ही नहीं रहा हूं मैं, बस ऐसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब क्या होगा इसके केस में, कैसे करोगे स्ट्रक्चर्स बताओगे? सर x इज इक्वल्स टू 3y। अब कुछ लोग क्या करना शुरू करते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, सर हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी, सर इसका एक बॉन्ड है डबल बॉन्ड तो इसके लिए x है, तो सर यहां से यहां जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, यहां से यहां जाएंगे तो सर इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए, ये देखना सर डेल्टा h की वैल्यू जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 3x आनी चाहिए। सर 3 टाइम्स कर देंगे। सर ये नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, ये देख लो, अगर तुम डेल्टा एच कैलकुलेटेड निकालना चाहते हो तो कितना आ रहा है? 3x आ रहा है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियल लाइफ में कौन एग्जिस्ट करता है? रियल लाइफ में कौन एग्जिस्ट करता है और इसको कौन सी एनर्जी बोल देंगे? इसको कौन सी एनर्जी बोल देंगे? ये एग्जिस्ट करता है, इसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे? और ये अब हाइड्रेशन करेगा, ये अब हाइड्रेशन करेगा, हाइड्रोजिनेशन, तो सर ये हाइड्रोजिनेशन ये एक्चुअल होगा। देख लो सर, देख लो कैलकुलेटेड, देख लो सर। अब यहां पर मैं तुमसे बोल दूं तो ये क्या हो गया? 3x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? रेजोनेंस इंथैल्पी, और प्लस क्या हो गया सर? ये क्या आ गया? देख ले, रेजोनेंस इंथैल्पी 3x रेजोनेंस इंथैल्पी, और प्लस क्या आ जाएगा? हाइड्रेशनेशन इंथैल्पी। या फिर देख लो सर हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी, ये ऐसे बना सकते हैं सर, ऐसे बना सकते हैं 3x, ये सर 3x इज नॉट इक्वल्स टू y, सीधी सी बात है 3x की वैल्यू ऑब्वियस है। अरे हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी निगेटिव होती है भाई, माइनस होगा, माइनस होता है हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी बेटा, निगेटिव होती है, अभी जस्ट लिखवाया भी था, माइनस होता है तो माइनस 3x होगा। रेजोनेंस इंथैल्पी क्या हो जाएगी? माइनस 3x माइनस जो भी वर्ड आया होगा हाइड्रोजनेशन इंथैल्पी एक्चुअल में, एक्चुअल जितना आया होगा ये होगा रेजोनेंस इंथैल्पी नहीं का। अब रटना मत बैठ के रट रहे इसको भाई, तुम देख लो कैलकुलेटेड कितना आ रहा है, तुम्हारा एक्चुअल कितना आएगा? ऑब्वियस है ना, एक्चुअल अलग आएगा। क्यों? दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस 3x, y इज नॉट इक्वल्स टू 3x, y 3x के बराबर नहीं होगी। अरे तू ऑप्शन छोड़ यार, मैं तुझे बस ये रिलेशन लिखवाना चाह रहा हूं, ये रिलेशन लिखना आ रहा है कि सर ये ऐसा होगा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी अगर कोई बोलता है सर यहां कैलकुलेटेड वैल्यू अलग आएगी, कैलकुलेटेड 3x आ रही है माइनस 3x, बट रियल में वो माइनस 3x का वैल्यू किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस, क्योंकि ये एनर्जी और ये एनर्जी अलग अलग कैलकुलेट होगी, तो ये लिख सकते हैं पक्का।
एक क्वेश्चन कर, एक क्वेश्चन कर, ये देख रेजोनेंस एंथैल्पी, ये देख, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, शायद जिन लोगों को आप पता हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है, ध्यान सुनिएगा, इस रिएक्शन की फॉर्मेशन इंथैल्पी दी हुई है। अब तुम्हें रटना है, तुम रट सकते हो कि सर रट के पहुंच गए, नहीं सर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर आप इस तरह से रिएक्शन को देख रहे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर उस रिएक्शन को देखें तो उसकी ये क्या है सर, ये ना एक्चुअल वैल्यू है, आपको ये एक्चुअल वैल्यू मिली है। लेकिन सर X2Y का अगर आप बॉन्ड एनर्जी से निकालें, अगर आप बॉन्ड एनर्जी से निकालें तो सर रियल में फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ X2Y कितना आएगा? देखो, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ X2Y कितना आ जाएगा सर? फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ X2Y कितना आएगा? रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड इंथैल्पी 2 टाइम्स। सर थ्योरेटिकली देखोगे, थ्योरेटिकली कितना आ जाएगा सर? ये थ्योरेटिकल निकाल रहा हूं, वैल्यूज पुट करके देख लो सर। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, ये देखो 940 रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहा हूं, वाई डबल बॉन्ड वाई, अरे सॉरी, मतलब वाई डबल बॉन्ड, तो रिएक्टेंट कितना हो गया 940 और प्लस, अच्छा X2Y में, ओहो सॉरी, X2Y में कौन सा बॉन्ड लेंगे सर? ये देखना, बॉन्ड इंथैल्पी, सॉरी, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ X डबल बॉन्ड X प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ X डबल बॉन्ड Y, ऐसा ले लो। देख X2Y में, X2Y ऐसा ले लो। अब देख ले तेरे पास क्या निकाला जाएगा, निकाल भाई, सबका आंसर निकाल, X2Y का आंसर निकाल, क्या आ जाएगा? आंसर निकाल, कितना आ जाएगा बता भाई, कितना आएगा? अब इसको रटना है, रट सकते हो, लेकिन भाई साहब एक्सपेरिमेंटली 80 आ रहा है, ऐसे निकालोगे तो इस तरह से कितना आ जाएगा सर? कितना आ रहा होगा? 940 प्लस कितना आ गया भाई, कैलकुलेट कर। वाई डबल बॉन्ड वाई की वैल्यू कितनी है? 500/2 हो गया सर, ये हो गया माइनस एक्स डबल बॉन्ड एक्स का कितना है? 410, और ये कितना हो गया? एक्स वाई का कितना हो गया? 602। 940 प्लस 250 माइनस ये कितना हो गया? 1012, 1012, ये हो गया 1190 माइनस 1012, कितना आ जाएगा? 78, 178। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? फॉर्मेशन इंथैल्पी में यहां और यहां डिफरेंस क्यों आया? खुद से सोचना भाई, तुझे एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन दे दिया, अब तू रट के पहुंच जाए कि रेजोनेंस इंथैल्पी क्या होता है? भाई तू खुद सोच, तुझे अगर बॉन्ड इंथैल्पी से निकालेगा तो इस रिएक्शन का फॉर्मेशन इंथैल्पी कितना आ रहा है, इस रिएक्शन से फॉर्मेशन इंथैल्पी निकालोगे X2Y का तो थ्योरेटिकली कितना आ रहा है? 178। एक्चुअल में कितना मिला है? तुम्हें एक्चुअल में कितना मिला है? तो सर 80 मिला है। सर क्या करें एक्चुअल में? एक्सपेरिमेंटल, इसको एक्चुअल बोल दो या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल दो, अब यहां चाहो तुझे खुद से दिखना चाहिए सर रेजोनेंस इंथैल्पी निकालना है, तो अब चाहो तो फॉर्मूला लिख दो कि सर बहुत शानदार फॉर्मूला लिख दिए, ये देख लो, फॉर्मेशन इंथैल्पी सर थ्योरेटिकल माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑब्जर्व, या तो तुम फॉर्मूला लिख के कर दो कि सर ये कितना है, थ्योरेटिकल कितना आया, उल्टा लिख दिया, थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व ना, ऑब्जर्व माइनस थ्योरेटिकल होगा यार, ऑब्जर्व माइनस थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व और यहां क्या थ्योरेटिकल, तो ये कितना आ गया? थ्योरेटिकल कितना, ऑब्जर्व कितना है? 80 माइनस 178। सर ये एनर्जी इतनी रिलीज होनी चाहिए, इतना लगना चाहिए, 80 लग रहा है, इसका मतलब बाकी एनर्जी कहां चली गई? कितना हो गया यार? 8 हो गया, 17 में से 8, 98। ये कौन सी एनर्जी चली गई? रेजोनेंस में चली गई। ये इतनी एनर्जी कहां चली गई? रेजोनेंस में चली गई। इतनी एनर्जी कहां चली गई? रेजोनेंस में चली गई। सर देख लो, ऑब्जर्व माइनस थ्योरेटिकल कम क्यों हो रहा है? सर कम क्यों हो रहा है, इसका रीजन बता रहा हूं। रीजन थ्योरेटिकली इतना लगना चाहिए था, इतना एनर्जी लगना चाहिए था, बट कम एनर्जी लग रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाला अपने आप के अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज सामने में क्या है? रेजोनेंस है, और रेजोनेंस जब भी होगा आप एनर्जी लूज करोगे। आप एग्जैक्टली इतना एनर्जी नहीं देके, अब तुम चाहो तो रट लो इसको, नहीं तो मेरे हिसाब से क्या है,
कि भैया जहां भी आपको वैल्यूज दिख रही हैं ये देख ले, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकाल दे, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा बेटा निगेटिव होगा, हमेशा ही निगेटिव होगा। तो बस बेटा यही सब है, सारी इंथैल्पी जब आपकी खत्म है, सारी इंथैल्पी जब आपकी फिनिश्ड है, सारी इंथैल्पी जब आपकी फिनिश्ड है, रेजोनेंस एनर्जी। चलो चलो इस साल का एक काम करते हैं, डीआरएस चालू करते हैं भाई। डीआरएस कहां गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज रह गई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है, एनसीईआरटी की एक चीज, अरे कर लेंगे डीआरएस यार भाई, सुन ले कहानी, क्योंकि एनसीईआरटी में एक दो चीजें बताई गई हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बताई गई हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे आर डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन पे हम लोग डिफाइन करते हैं। जब भी हम डिफाइन करते हैं जीरो केल्विन पे हम लोग डिफाइन करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और जीरो केल्विन पे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब आप एग्जाम हॉल में जाओगे या कहीं भी देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी में ध्यान से देखना, सर एट एनी अदर टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप कहीं आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर किसी और टेम्परेचर पे कैलकुलेट करोगे तो वहां पर ना आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर किसी और टेम्परेचर पे कैलकुलेट करोगे एट एनी टेम्परेचर, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आएगी सर एट टी टेम्परेचर, एट टी केल्विन इज इक्वल्स टू सर आयनाइजेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन प्लस 5/2 RT आ जाता है। अब ये कैसे आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये कैसे आ गया सर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करो सर, किरचॉफ्स लॉ याद है, कुछ याद आ रहा है किरचॉफ्स लॉ? हाँ डीआरएस कर लेना भाई, बाद में कल कर लेना, पहले देख ले ये सब एनसीईआरटी में देख, फिजिकल की इनऑर्गेनिक में, फिजिकल की उसमें दिख जाएगा, एनसीईआरटी में दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, आयनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल ले रहा हूं। आयनाइजेशन एनर्जी में तुमने बोला सर आप जब भी डिफाइन करते हो, आप जब भी डिफाइन करते हो, आप किस टेम्परेचर पे डिफाइन करते हो, 0 केल्विन पे। लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे दिया हो, किसी और टेम्परेचर पे दिया हो, तो मैं उसको क्या लूंगा सर, ये देखना डेल्टा एच आई ई, ये माइनस आयनाइजेशन एनर्जी मैं लिख देता हूं, 0 केल्विन वाले को आयनाइजेशन एनर्जी लिख देता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी सर ये T केल्विन पे है तो T माइनस 0 केल्विन, एंड दैट इज इक्वल्स टू Cp ऑफ द रिएक्शन। Cp ऑफ द रिएक्शन, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक है, देखना ध्यान, सारे के सारे ये मोनो एटॉमिक है, ये रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मोनो एटॉमिक है। Cp ऑफ द रिएक्शन कितना आएगा सर, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट में Cp मोनो एटॉमिक है, Cp ऑफ द रिएक्शन कितना आएगा सर, प्रोडक्ट में इतना माइनस कितना आ जाएगा सर, रिएक्टेंट में 5/2R। हमने सबको मोनो एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन का अपना सीपी होगा, इसका अपना सीपी, इसका अपना सीपी, देख ले भाई साहब, डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू टी 5/2R माइनस 5/2R। सर ये देखोगे ना एनसीईआरटी में ये सेम चीज बिना डेरिवेशन के लिख दिया हुआ है, इसी टेम्परेचर टी केल्विन पे अगर लेने जाते हो तो सर ये आ जाएगा 5/2RT। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट आप चाहे डायरेक्ट रख सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी एनसीईआरटी में देखो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये देख, ये देख ले आयनाइजेशन एंथैल्पी सीधा सीधा दिया हुआ है कि भैया एनसीईआरटी में देखोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर टी केल्विन पे लेते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन प्लस 5/2R, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर टी केल्विन पे लेते हो तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसके बराबर होता है, आयनाइजेशन, हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2RT। डेरिवेशन तेरे सामने है, डेरिवेशन तेरे सामने है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सर रिएक्शन का सीपी आयनाइजेशन के लिए प्लस 5/2R आया, क्यों, क्योंकि सर यहां दो मॉलिक्यूल्स का 5/2R माइनस 5/2R, यहां देख रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में एक 5/2R माइनस 2 5/2R, इसीलिए अपोजिट आ रहा है। ये देख लीजिएगा सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने, एनसीईआरटी के पॉइंट्स, ये एनसीईआरटी में जब अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ना तो फिर बोलेगा अरे सर कहां से आ गया, कैसा आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब भी डिफाइन करोगे 0 केल्विन पे, तो किसी टी केल्विन पे किस तरह निकालोगे, किसी टी केल्विन पे कैसे निकालोगे, तो याद रखिएगा टी केल्विन पे निकालने का तरीका क्या है सर, 0 केल्विन में कितना ऐड कर दीजिएगा 5/2RT, मोनोएटॉमिक गैस है 5/2RT, डाइएटॉमिक गैस होगा कुछ और ऐड कीजिएगा, फिर पक्का मोनोएटॉमिक गैस। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स है,
बेटा बस थ्योरी खत्म कर रहे, थ्योरी खत्म कर रहे, थ्योरी में देख लो पूरा चैप्टर अब रिवाइज करने की कोशिश कर रहे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे मैं ये बोलूं कि सर रिएक्शन कंडीशन, अब बेटा ये सब चीजें शायद पहले बताई जा चुकी हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे अलग एनर्जी होगी, हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग एनर्जी होगी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अलग होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अलग होता है। अब ये बात मैं आपसे बोल रहा हूं, ये चीजें देख लो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं देख ले, बस खत्म बेटा, अब खत्म। अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे सर, रिएक्शन को क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा सर, रिएक्टेंट की क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा, यस डिपेंड करेगा। कैसे सर, वाटर गैस बनाओगे, वाटर लिक्विड बनाओगे, वाटर गैस बनाओगे और वाटर लिक्विड बनाओगे, देख लो दोनों में अलग अलग वैल्यूज आएंगे। क्यों? लिक्विड और गैस की वैल्यूज अलग अलग आएंगे। तो ये छोटे छोटे बात, ठीक है, बस भाई यही है छोटी छोटी कंडीशन। एलोट्रॉपिक में अलग अलग, क्यों? क्योंकि सर सबके देख, यहां पर ग्रेफाइट का रिएक्शन अलग इंथैल्पी, डायमंड का रिएक्शन अलग इंथैल्पी, तो ये फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा एलोट्रॉपिक फॉर्म पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? ये रहा आपका टेम्परेचर पे, किरचॉफ्स इक्वेशन बताया गया था, किरचॉफ्स इक्वेशन आपको बता दिया गया था, तो यही है, किरचॉफ्स इक्वेशन बता दिया गया था, यही है। इस साल का क्वेश्चन ये रहा, नीट 2025। चलिए अब अटेम्प्ट कर लीजिए, नीट 2025 का क्वेश्चन ये रहा, अटेम्प्ट कर लो भाई, नीट 2025 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, कर खत्म कर, ये क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन कर। अब बोरिंग है, कोई बात नहीं, एग्जाम हॉल में पता चलेगा भाई, जैसे इस साल क्वेश्चन दिया था ना, एग्जाम हॉल में पता चलता है। क्रिस्टलाइजेशन की रिएक्शन दी हुई है सर, ये देख लीजिएगा, बेरियम +2, ऑब्वियस है, बेरियम +2 एक्वस सर, सल्फेट -2 एक्वस सर, ये क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है कितना सर, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी है -4.5 किलो कैलोरी। अब रिएक्शन लिखना आना चाहिए था सर, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हुआ है, इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हुआ है कितना सर, इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना दिया है -216। इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दिया हुआ है सर, इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हुआ है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सल्फेट BaSO4, इसका कितना दिया हुआ है -349। सर इस रिएक्शन की एंथैल्पी को रिलेट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना भाई, -4.5 इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दिया हो तो हम ऐसा निकाल सकते हैं। इस साल का क्वेश्चन है, अब जो बोरिंग पोर्शन पढ़ रहे उसी से क्वेश्चन पूछ दिया था। अगले साल भी अगर अच्छा पेपर पूछना होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी वाला पूछ देगा, आधे लोग ऐसे ही बेहोश, और बोल भी देगा देखो भैया एनसीईआरटी में दिया हुआ था, आपकी नजर नहीं पड़ी उसमें, उसकी क्या गलती है? आपने अपनी नजर नहीं डाली तो उसमें उसकी क्या गलती है? आपको बोरिंग लग रहा था, बोल देना सर बोरिंग था, एनटीए वालों को कि सर बोरिंग लग रहा था इसीलिए हमने नहीं पढ़ा। ये देख ले -216, सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा। हाँ इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेरियम +2, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेरियम +2 किसके बराबर आएगा सर? ये देख लेना, उधर से इसको माइनस को उधर लेके चले जाओ, तो माइनस को उधर लेके जाओगे 216 है, -349 है और +4.5 है, ये आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। 220 में से -128 आ जाएगा, ये आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी। इस साल का क्वेश्चन है, दिस ईयर का क्वेश्चन ये भैया, नीट 2025, नीट 2025 का ये भी क्वेश्चन है, नीट 2025 का ये भी क्वेश्चन है, नीट 2025 का ये भी क्वेश्चन है, ये देख ले, नीट 2025 का ये क्वेश्चन देख कैसे करेंगे। रिएक्शन की एंथैल्पी दी है, फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स जब चालू करी थी ना, उस दिन पहली क्लास में बताया था, शायद उस दिन पहली क्लास में बताया था। भाई अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं यार, सारी हाँ बोल रहा है कि सर एक और क्लास ले लेते हैं। भाई अब ऐसे तो मैं 10 क्लास और ले लूंगा, तुम्हारा तो मन कभी भरेगा ही नहीं, तुम्हें तो हमेशा लगेगा कि भाई साहब थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, टाइम गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ
टाइम गड़बड़ हो जाएगा। देख ले क्या है सर, इंथैल्पी कैसे डिसाइड होता है सर, ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, HP माइनस HR, इसकी वैल्यू लेस देन 0, तो HP इज लेस देन HR। सर रिएक्टेंट ऊपर होगा, प्रोडक्ट नीचे होगा, सर आंसर क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, उन दोनों को काट दो। अब तुझे सर ये सब चीजें, अब वैसे भाई तुम ये सोचो ना कि हमें कैसा लगता होगा कि भाई साहब हाँ सर ये चीजें करा रहे। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया सामने वाले ने, ये देख इसमें क्या चेंज हो रहा होगा, यहां एक सॉल्यूशन 1 बनाया, सॉल्यूशन 1 को फिर से सॉल्यूशन 1 का 1 लीटर लिया, उसमें फिर से ये सब डाल दिया, क्या चेंज होगा बता, क्या चेंज हो जाएगा जल्दी, क्या चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन 1 से अगर देखो, सॉल्यूशन 1 तुमने ये बनाया, फिर उसको पानी डाल दिया, उसमें सॉल्यूट डाल दिया, क्या चेंज हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी नहीं, डेंसिटी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन। सर क्या चेंज होगा, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। कोई बोले सर कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा, भैया कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं चेंज होगा, उसका रीजन बता रहा हूं। यहां कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोल 1 लीटर में, ध्यान देखना 1 मोल 1 लीटर में, देख लो कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल 10 लीटर में। यहां देख 1 लीटर लिया, 1 मोल 1 लीटर में, यहां देख 1 मोल 1 लीटर में, कॉन्सेंट्रेशन इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि सर अभी भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ही है, 1 मोल पर लीटर ही है। चेंज क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। अब आपका लॉजिक सर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, जो मोस्टली लोगों ने टिक मारेंगे कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। सर यहां भी 1 मोल 1 लीटर में, 10 मोल 10 लीटर में, 1 मोल 1 लीटर में। सर उसका इस सॉल्यूशन का 1 लीटर उठाया मतलब 1 मोल है, 2 मोल हो गए 2 लीटर हो गया, सर 2 लीटर 1 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, पक्का। चलो कल करते हैं अब DRS, कल थर्मोडायनेमिक्स का DRS करते हैं यार थोड़ा सा, हाँ कल इक्विलिब्रियम चालू करना है। चलो कल मिलते हैं, ओके गाइस। भाई देख तेरी मर्जी है, तुझे लग रहा है कि बहुत सारी इंथैल्पीज एक दिन में करा दी, छोटी छोटी इंथैल्पीज थी, काम की इंथैल्पीज, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंथैल्पीज मैंने कराई हैं, तो थोड़ा हो सकता है सर घूम गया हो, लेकिन भाई वो काम की इंथैल्पीज है। वही बात है कि अब यार तुम ना बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में बैठे हो कि हर एक दिन मतलब हाँ सर देखिए रिजल्ट भी, तुम अपने बारे में एक बार सोच के देखना, बुरा लग सकता है किसी को लेकिन एक बार सोच के देखना कि सर हमें रिजल्ट भी अच्छा चाहिए, रैंक भी अच्छा चाहिए, पढ़ना भी ज्यादा है सर, क्वेश्चन भी ज्यादा करना है, रहे हाँ सर लेकिन टाइम में जल्दी छोड़ दिया कीजिए सर, टाइम भी कम लिया कीजिए सर, खूब सारे क्वेश्चन भी कराया कीजिए, थोड़ा सा थ्योरी भी ज्यादा अच्छे से कराया कीजिए सर, अपना थोड़ा सा बात भी ज्यादा किया कीजिए। सोचना तेरे डिमांड्स कैसे कंप्लीट होंगे, तो कोशिश करना, जो लोग पढ़ने वाले हैं बेटा तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है तुम्हें क्या करना है, सारे के सारे आज एनसीईआरटी का होमवर्क के, एनसीईआरटी के 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है, प्लीज जाके एनसीईआरटी एक बार पढ़ो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करो, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइजेस पूरे कंप्लीट करो, क्योंकि एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी आपसे बोल रहा हूं आप उसको जाके कंप्लीट करो। ओके भाई साहब, कल से करते हैं नई शुरुआत, नई शुरुआत तो नहीं बट इक्विलिब्रियम कल से चालू करते हैं। ओके बाय बाय, एंजॉय करो।